हाँ बेटा, चलो बातचीत बंद कर दो और पढ़ाई शुरू करते हैं। नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है यहाँ पे। डायरेक्ट टैक्स। तो जो टैक्स होते हैं वो होते हैं दो तरीके के। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका डायरेक्टली बर्डन टैक्स पेयर पे आता है, ठीक है, जिसका पेमेंट भी हम ही करते हैं और उसको सहते भी क्या है, हम ही। उसका पेमेंट करने वाला ही व्यक्ति क्या करता है, उसको बियर करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट को पेमेंट तो कोई और करता है लेकिन बियर कोई और करता है। जैसे जीएसटी में देख लो, तो मान लीजिए हमारे यहाँ कोई किताब आप परचेज करने आ गए, कोई किताब की दुकान है, किताब परचेज करने आए, तुमने 400 रुपये किताब दी, मान लो 100 रुपये जीएसटी लगाया मोटा मोटा, तो आपसे 100 रुपये जीएसटी लिए हैं ना, तो गवर्नमेंट को हम दे गए। तो पे तो हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं लेकिन शायद तुम रहे हो। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन दुकानदार के ऊपर नहीं आता है, टैक्स पेयर के ऊपर नहीं आता। उसमें टैक्स पेयर दुकानदार को ही कहा जाएगा कि पेमेंट गवर्नमेंट को कौन कर रहा है, दुकानदार। लेकिन बियर कौन कर रहा है, अल्टीमेट कंज्यूमर। असल तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका घूम फिर के बर्डन कस्टमर के ऊपर आता है। पे कोई भी कर रहा हो लेकिन घूम फिर के वसूला कस्टमर से जाए। और डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली उसी के ऊपर बर्डन आता है जो उसको पे करा। जैसे इनकम टैक्स, तो आप कमाओगे, उसका जो टैक्स बनेगा अपनी जेब से आप पे करोगे। ये नहीं कहीं नौकरी कर लो तो उससे मांगने लगो भैया टैक्स दे दो, समझ लो। तो अपनी पॉकेट से आपको पे करना है। हम बिजनेस करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, जो भी उसका टैक्स होता है वो अपने पास से पे करना पड़ता है। तुमसे नहीं ले सकते कि फीस भी दो, जो टैक्स पड़ता है वो भी दो। आप समझ लो, या किसी और से, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको पे करने वाला व्यक्ति आगे कंज्यूमर से वसूल लेता है। जबकि डायरेक्ट टैक्स पे करने वाला व्यक्ति कहीं से वसूल नहीं सकता, उसको अपने आउट ऑफ प्रॉफिट देना पड़ता है। जो आप कमा रहे हो वहां से आपको देना पड़ेगा, इसलिए उसका नाम ही इनकम टैक्स, इनकम पे टैक्स। जिसकी इनकम है उस पर टैक्स पड़ेगा, जिसकी इनकम ज्यादा है उस पर ज्यादा टैक्स पड़ेगा, जिसकी इनकम कम है उस पर कम टैक्स पड़ेगा। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि हमारा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में जो उसका इंसिडेंस है और इम्पैक्ट है वो सेम पर्सन पे पड़ता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट दो अलग अलग डिफरेंट पर्सन पे पड़ता है। इसमें डायरेक्ट टैक्स में एसएससी को अपने पास से पैसा देना पड़ता है, खुद ही बियर करना पड़ता है, जबकि इसमें टैक्स हम रिकॉर्ड करते थे किससे, कस्टमर से, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगाया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स वगैरह पे लगाया जाता है, सामान पे लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी दो तरीके की होती हैं, अभी जब जीएसटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। आपके कोर्स में यही दो है, वरना इनडायरेक्ट टैक्स होते और है, इसलिए आगे क्या लगाई थी वो छोटा सा एटीसी। और भी जो सारे टैक्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में यही तीन है। डायरेक्ट टैक्स के नाम पे आपको क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे आपको जीएसटी पढ़ना है और साथ ही साथ कस्टम पढ़ना। अब जो डायरेक्ट टैक्स होता है प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब होता है जिसकी इनकम ज्यादा है उस पर ज्यादा टैक्स पड़ेगा, जिसकी इनकम कम है उस पर कम अमाउंट ऑफ टैक्स पड़ेगा। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव नेचर का होता है। इसका मतलब है चाहे अमीर आदमी है 400 किताब खरीदे 100 रुपये टैक्स भरना करना पड़ेगा, चाहे गरीब आदमी है 400 किताब खरीदे 100 रुपये ही टैक्स पड़ेगा। तो अमीर गरीब से फर्क नहीं पड़ रहा है किस पे, जीएसटी। जबकि इनकम टैक्स में अमीर गरीब से फर्क पड़ रहा है, जिसकी कमाई ज्यादा है, जो अमीर आदमी ज्यादा कमाता है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो गरीब आदमी कम कमाता है कम टैक्स देना पड़ेगा, जो बिल्कुल ही कम कमाता है उसको नहीं टैक्स देना पड़ता है ना। इसलिए डायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्रेसिव इन नेचर। और इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर। सारे पर्सन को उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि इसमें हाई इनकम हाई टैक्स, लेस इनकम लेस टैक्स। तो प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव का मीनिंग समझ पा रहे हो।
यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना। बेसिक नियम है कि हर प्रीवियस ईयर के इनकम पे जो टैक्स पड़ेगा वो अगले साल पड़ता है। ठीक है, टैक्स जो देते हैं हम लोग कब देते हैं? नेक्स्ट ईयर में देते हैं, यानी कि अगले साल देते हैं। ठीक है, और टैक्स में कभी कैलेंडर ईयर नहीं चलेगा, हमेशा क्या चलेंगे? फाइनेंशियल ईयर। तो यानी कि 2000 एग्जाम्पल है, 2022-23 में जो आपने पैसा कमाया है उसका टैक्स कब देना है? 2023-24। 23-24 में जो पैसा कमाया उसका टैक्स कब भरेंगे? 24-25 में। 24-25 में जो पैसा कमाओगे उसका कब भरेंगे? 25-26। तो जिस साल आप टैक्स पे करते हो उनको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो जिस साल की कमाई पे टैक्स पे करते हो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। असेसमेंट का मतलब ही होता है कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना। जैसे कॉस्टिंग में लिख देते ना, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ ये, कंप्यूटेशन ऑफ फलाना। तो कंप्यूटेशन कैलकुलेशन टैक्स में नहीं लिखे जाते हैं, उसका नाम क्या हो जाता है यहाँ पे? असेसमेंट। तो असेसमेंट कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन का ही दूसरा सिनोनिम्स है। जैसे इनका मतलब जिस साल तुम इनकम टैक्स निकालोगे तो क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। जिस साल आप टैक्स कैलकुलेट करोगे और जमा करोगे तो क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। और उसके पिछले साल का आपको टैक्स जमा करना होता है। तो जब तक साल नहीं खत्म हो जाएगा तब तक पता ही कहाँ चलेगा कि आप कहाँ कहाँ से कितना पैसा कमा लिए हो। तब तक टैक्स कोई निकाल भी नहीं सकता। पहले पूरा साल खत्म होगा, उसमें देखा जाएगा कहाँ कहाँ से क्या क्या आपकी कमाई हुई, और उस पर टैक्स कैलकुलेट करके उसको अगले साल हम लोग क्या कर देते हैं? जमा कर देते हैं। तो हर ईयर अपने आप में असेसमेंट ईयर है, और वही ईयर प्रीवियस ईयर बनता है। समझ रहे हो? हर ईयर का अपना क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा अगला साल, और प्रीवियस ईयर होगा पिछला साल। तो हर एक ईयर अपने पिछले साल का असेसमेंट ईयर है। हर एक ईयर अपने पिछले साल का क्या है? असेसमेंट ईयर है। और अपने अगले साल के लिए वो क्या बन जाएगा? प्रीवियस ईयर बन जाएगा। समझ गए? पक्का? बहुत अच्छा है। तो बेसिक नियम क्या है कि हर प्रीवियस ईयर की कमाई पे टैक्स उसके असेसमेंट ईयर में दिया जाए। ठीक है, लेकिन इस नियम के कुछ एक्सेप्शन। यूजुअली अगर देखो तो आपको टेक्निकली पूरे साल भर का समय मिल जा रहा है कि इस साल का टैक्स अगले साल आप पे। ठीक है, लेकिन इस बात के कुछ क्या है? एक्सेप्शन है। कुछ ऐसी 4-5 सिचुएशन है जहां पे आपको प्रीवियस ईयर की कमाई पे टैक्स इवन इफ प्रीवियस ईयर में ही जमा करना होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर कमाई का टैक्स कब जमा करना होगा? प्रीवियस ईयर इटसेल्फ जमा करना होगा। आपको असेसमेंट ईयर आने का मौका नहीं दिया जाएगा। पहले वो समझना है कि कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे इस बेसिक नियम का क्या है? एक्सेप्शन। ठीक है, बेसिक नियम का क्या है? एक्सेप्शन है। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग कि 5 ऐसे एक्सेप्शन हैं जहां पे प्रीवियस ईयर पे का टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही जमा करना होगा, असेसमेंट ईयर में जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अभी हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। दूसरी बात है कि जो इनकम टैक्स है कोई वन टाइम टैक्स नहीं है। जैसे जीएसटी में जब आपने सामान खरीदा, किताब खरीदी, तब आपने टैक्स पे कर दिया। अब किताब तुम चाहे 100 बार पढ़ो, चाहे 500 बार पढ़ो, चाहे 1000 बार पढ़ो, चाहे किसी और को दे दो वो 1000 बार पढ़े, दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। खरीदते समय एक बार टैक्स दे दिया, काम खत्म हो गया। फिर जब कभी दोबारा खरीदेंगे तो फिर देंगे। इनकम टैक्स कोई वन टाइम टैक्स नहीं होता है, ये हर साल आपको पे करना है। हर ईयर कमाओगे तो हर साल आपको क्या करना है? निकालना है। तो ये इनकम टैक्स कैलकुलेशन क्या होता है? हर ईयर होता है, एवरी ईयर चलेगा। दूसरी बात है, इनकम टैक्स में क्या होते हैं? इनकम टैक्स के रेट होते हैं। टैक्स के रेट किसी में 10% है, किसी में 20 है, किसी में 30 है, किसी में 15 है, वो याद करने पड़ेंगे हम लोग। तो हर साल का जो टैक्स रेट होता है वो उसके फाइनेंस एक्ट में बताया जाता है। ठीक है, जैसे हमें अगर टैक्स जमा करना है असेसमेंट ईयर 25-26 का, ठीक है, कब का जमा करना है? असेसमेंट ईयर 25-26 का टैक्स जमा करना है, तो हमें फाइनेंस एक्ट 2024, ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2024 में जो रेट बताए थे गवर्नमेंट ने वो अप्लाई होंगे। ठीक है, तो हर साल का टैक्स सेम नियम कानून के आधार पर नहीं निकाला जाता है। हर साल क्या आता है? फाइनेंस एक्ट आता है, और वो लागू होता है अगले साल में। ठीक है,
तो ये नहीं कह सकते किसी ने मान लो 2015 में पढ़ के चला गया हो, उस समय के टैक्स रेट उसने याद कर लिए हो, तो आज उससे टैक्स निकाल लेगा। नहीं भैया, आज लगेगा अलग फाइनेंस एक्ट, उस समय लगता था अलग फाइनेंस एक्ट। तो इसलिए इनकम टैक्स का ज्ञानी बनने के लिए आपको हर साल अपडेट भी रहना पड़ता है। पढ़ाई खत्म भी हो जाएगी फिर भी आपको इनकम टैक्स पढ़ते रहना पड़ेगा, तभी आप अपडेट रहोगे। ठीक है, मान लो 10 साल पहले किसी ने इनकम टैक्स पढ़े थे, तो उस जमाने की बातें उसको पता है। इनकम टैक्स में हर साल क्या होते हैं, थोड़े थोड़े अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस आते रहते हैं, तो उनको आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इवन इफ 1 साल पहले अगर किसी बच्चे ने इनकम टैक्स पढ़ा होगा और एग्जाम दिया होगा और नहीं निकला होगा, तो उनको इसका इनकम टैक्स फिर से पढ़नी पड़ेगी। जो उसने पढ़े थे, याद किए थे, वो आधी चीजें गायब हो गई, दूसरी पिक्चर बन गई। तो हर साल इसमें क्या हो जाता है, फेर बदल हो जाता है। तो जो फेल होने वाले बच्चे, उनका सबसे बड़ा कष्ट है कि बार बार उनको टैक्स नए सिरे से पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए वापस आ जाते हैं। तो जो टैक्स के रेट है वो कैसे बताए जाएंगे, फाइनेंस एक्ट के थ्रू बताए जाते हैं, वो याद करवाए जाएंगे। और कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे टैक्स आपका ऑलरेडी कट जाता है, जैसे टीडीएस, एडवांस टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे जो टैक्स किया जाता है, कब के किया जाता है, उसके असेसमेंट ईयर। अब देखो थोड़ा रिवर्स आपको सिखाते हैं। आज की क्लास बहुत ही बेसिक है ना। एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इनकम टैक्स की, तभी हम लोग इनकम टैक्स शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स पढ़ के हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, किसी भी पर्सन का टैक्स निकालना चाह रहे हैं। भाई उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर पाए, ये तो मीनिंग है। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्लाइंट आ गया, इस समय आईटीआर का सीजन चल ही रहा है, देख ही रहे हो आप लोग। तो एक क्लाइंट आ गया, उसने कहा कि भैया हमारा आप क्या कर दीजिए, आईटीआर फिल करा दीजिए, फाइल करा दीजिए। तो आईटीआर फाइल कराने के लिए उससे हम क्या क्या पूछताछ कर रहे हैं, पहले वो समझो। ठीक है, सबसे तो पहले पूछेंगे कि भैया ये आईटीआर किसका फाइल कराने आए हो। अपना, स्वयं का भी हो सकता है, या कह देगा मम्मी का है, पापा का है, चाचा का है, भैया का है, दीदी का है, दादी का है। तो ये अकेले आदमी हुए, इंडिविजुअल। ये भी कह सकता है कि भैया हमारी एक कंपनी, उसका आईटीआर भरवाना है, हमारी एक पार्टनरशिप, हम उसका आईटीआर भरवाना चाह रहे हो। समझ लो, तो इसको बोलते हैं टाइप ऑफ पर्सन। सिंपल भाषा में टाइप ऑफ टैक्स पेयर कह सकते हो, लेकिन किताबी भाषा में बोलते हैं टाइप ऑफ। तो टाइप ऑफ पर्सन होते हैं 6-7 टाइप के, अभी बताएंगे सारे। और तफरी की बात है कि हर टाइप का जो पर्सन होता है, इसके टैक्स रेट अलग अलग होते हैं, इसलिए तो जानना चाह रहे हैं भाई। अगर कंपनी का आईटीआर भरवावे आ रही है तो कंपनी के टैक्स रेट लगाएंगे, इंडिविजुअल बनवाने आया होगा तो इंडिविजुअल टैक्स रेट लगाएंगे। तो सारे पर्सन के टैक्स रेट जो अलग अलग होते हैं, इसलिए मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई तुम किस टाइप के पर्सन हो, मतलब जिसका आईटीआर बनवाने चाह रहे हो किस टाइप का है। ये पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल होता है, फर्म होता है, कंपनी होता है, एओपी बीओआई होता है, आर्टिफिशियल जो पर्सन होता है, भी सब पढ़ाएंगे इनको, पहले समझ तो लो बैकग्राउंड इसका। तो एक तो जानने की जरूरत क्या होगी हमें, टाइप ऑफ। दूसरा, ये जो टाइप ऑफ पर्सन बता भी देगा, उसके बाद उस पर्सन का मुझे चाहिए रेसिडेंशियल स्टेटस, कि वो बंदा जो है वो रेसिडेंट है जिसका आप टैक्स भरवाने आए हो, या वो क्या है, एनआरआई है, मतलब नॉन रेजिडेंट है। तो कहेगा ये सब क्या होता है, तो हमें स्वयं निकालना होगा जिसका पढ़ाने आया है, मतलब भरवाने आया है। अब उसको नहीं तमीज है, कहता भाई ये सब नहीं पता हमको, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, कुछ और पूछो तो बता दे। तो हमें पूछताछ करके उससे पता लगाना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट है या। रेजिडेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है नॉट ऑर्डिनरी। ये भी पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी कमाइयां हैं, कुछ ऐसी इनकम है जो इसके हाथ में तो टैक्सेबल होती है, मतलब ये होगा तो टैक्सेबल और ये होंगे तो टैक्सेबल नहीं। समझ रहे हो, कुछ ऐसी कमाइयां हैं, ये होंगे तो भी टैक्सेबल, ये होंगे तो भी टैक्सेबल, लेकिन ये होंगे तो टैक्सेबल नहीं। तो कुछ ऐसी कमाइयां हैं जो सबके लिए टैक्सेबल होती हैं। कौन कौन सी होती है पढ़ेंगे, लेकिन जानना पड़ेगा। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आगे कहानी नहीं चल पाएगी। तो ये भी पूछना पड़ेगा कि भैया वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी है या फिर नॉन रेजिडेंट। तीसरा,
फिर उसकी इनकम कितनी हुई है, ठीक है, उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हुई है, जिसको हम लोग टोटल इनकम भी कहते हैं। जैसे कॉस्ट शीट बनाते टोटल कॉस्ट आती थी, वैसे टोटल इनकम, इसी इनकम पे टैक्स पड़ता है। तो हमने उससे पूछा कि भैया, जैसे हमने पहले सवाल पूछा कि टाइप ऑफ पर्सन जो किसका टैक्स भरवाने पा रहे हो, वो कैसा टाइप का पर्सन है, तो कैसे ये नहीं समझ में आया। तो मैं बेटा किसका आइडिया बनवाने आया बताओगे, तो कैसे हाँ भैया अपनी कंपनी का बनवाने आए, तो हम समझ गए टाइप ऑफ पर्सन क्या है, कंपनी। तो आम बोलचाल की भाषा में पूछना पड़ेगा क्लाइंट से, यहाँ हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। दूसरा हमने सवाल उससे किया कि बताइए आपकी कंपनी का स्टेटस क्या है, रेजिडेंट है आपकी कंपनी या नॉन रेजिडेंट है, तो कैसे ये सब नहीं पता, तो कैसे इसको निकालते हैं वो पूछेंगे, ठीक है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली वो पूछेंगे। जैसे कंपनी का स्टेटस होता है कि इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। इंडियन कंपनी का हिसाब किताब अलग होता है, फॉरेन कंपनी, तो पहले ये पूछेंगे कि भैया तुम्हारी कंपनी इंडियन कंपनी की फॉरेन, तो कहीं इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है। और कहीं से अगर फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट तब होती है जब उसका पोयम इंडिया में हो। पोयम होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अभी सब पढ़ेंगे आगे, केवल सुनना है अभी कि इनकी जरूरत पड़ रही, ठीक है। तो ये पूछेंगे भैया तुम्हारी कंपनी इंडियन है कि फॉरेन, तो कहेगा नहीं नहीं भैया इंडियन है, तो बस पूछताछ खत्म हो गई, पता चल गया कि वो कंपनी क्या है, रेजिडेंट है। हमें अपने सवालों का जवाब मिल जाए, अपना काम कर पाए, बस बात खत्म हो गई। तीसरा हमने क्या उससे पूछा कि बेटा तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कितनी है कंपनी की, मान लो कंपनी बनवावे आ रहा है, तो हम कंपनी की इनकम कितनी है, तो गाइस ये तो नहीं पता है। या मान लो अपना ही बनवाने आया था, अपने को इंडिविजुअल कहा जाता है, तो हमने कहा तुम्हारी कमाई कहाँ की है, कितनी कमाई है तुम्हारी, कहाँ कहाँ से पैसा कमाते हो, बताओ टोटल इनकम। तो कह रहा भाई ऐसे नहीं पता, लेकिन हमने तो चर्चा, अच्छा कहाँ कहाँ से इस साल तुमने पैसे कमाए वो बता दो। तो कहीं देखो भैया, एक तो हम एक कंपनी में नौकरी करते हैं, तो नौकरी करते हैं तो क्या मिलती होगी आपको, सैलरी, क्या इस एक ये कमाई होती है। तो हमने कहा लो लिया भैया सैलरी स्लिप ले आओ, जहाँ जहाँ जितनी सैलरी आई है लेके आओ डॉक्यूमेंट अपने, तो उससे निकाल लेंगे कितनी सैलरी हुई, चलो निकल जाएगा, मान लेते हैं बेसिक कि सैलरी इनकम हमने कैलकुलेट कर ली, भी थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट मांगेंगे, अकाउंट नंबर मांगेंगे, और ज़्यादा ज़्यादा पासबुक मांग लेंगे, तो उसमें तो सैलरी क्रेडिट हो रही होगी, दिख ही जाएगी कहीं ना कहीं, और भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी बेसिक बेसिक समझना है। तो कैसे, एक तो भैया नौकरी करते हैं वहां से पैसा कमाते हो, ठीक भैया सैलरी, और तो कहे भैया हमारा बड़ा भारी सा मकान है 2 फ्लोर का, तो हमने ऊपर वाला फ्लोर पे कोई रहता नहीं तो किराया उठा दिया है, समझ रहे हो, तो दूसरी इनकम कैसी हो रही है उसकी, रेंटल इनकम, मकान किराए पे उठा के, दुकान किराए पे उठा के, बिल्डिंग किराए पे उठा के, कॉम्प्लेक्स किराए पे उठा के, जमीन पड़ी हुई खाली उसको किराए पे उठा के ना, ऐसा। तो दूसरी हो गई इनकी क्या, रेंटल इनकम, उससे कोई इनकम हो गई, रेंटल इनकम, इसको यहां पे हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं। तो एक इनकम हो गई सैलरी वाली, नौकरी करके पैसा कमाई, एक हो गया रेंटल इनकम जिसको क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने कहा और बताओ भैया और कोई पैसा कमाए हो, तो कैसा, नौकरी से तुम शाम को 5 ही बजे आ जाते हैं घर, सरकारी नौकरी है, एकदम टिक टॉक 5 बजे ऑफिस बंद होता है और बगली में मकान है, 5-2 पे घर पे गिरते हैं। तुमने कहा फिर क्या करते हो, कैसे वहीं घर के बगल में अपना किराने की दुकान खोल दिया, ठीक है, कैसे एकदम कॉर्नर का मकान है अपना, जानते ही हो। तो इस वाले कॉर्नर पे हमने अपना क्या है, दो सड़क लगवा दी, 2-3 दुकानें बनवा दी, एक दो किराया उठा दी है जिससे इनकम आ रही है रेंटल वाली, मकान भी किराया उठा दिया, दुकान भी 2 किराया उठा दिया, रेंटल इनकम आ रही है। और एक दुकान अपने लिए पर्सनली बनवा के रखी है, किराने की दुकान खोल दी, मोहल्ले वाले आते हैं सामान लेके जाते, तो मतलब बिजनेस करते हो तुम, उससे हो रही इसकी क्या, पीजीबीपी इनकम। अगर आप कोई व्यापार करते हो या फिर कोई प्रोफेशनल काम करते हो, सीएमए हो, ऑफिस खोल दी हो घर में, कहीं नौकरी करो, करो नौकरी, शाम को जब आओ 2 घंटे अपना ऑफिस खोल दो, 7 से 9, क्लाइंट आएंगे अपना आईटीआर बनवाएंगे, जीएसटी बनवाएंगे, अपना पैसा लो धक्का धक्का आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, समझ लो। तो पीजीबीपी करके पैसा कमा रहे हो। हमने कहा और बताओ,
क्या सर और क्या बताएं, और भी इनकम है हमारी, तुमने बताओ भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, सब बताना पड़ेगा तुम्हें। तो गाइस पिछले साल भैया एक था कि मकान हमारे पास थोड़ा पैसा ज्यादा कमा लिए थे, तो एक मकान और खरीद लिए थे। तुमने खरीद लियो तो खर्चा हुआ भाई, इनकम कहाँ? कैश नहीं, नहीं खरीदे भी थे और बेचे भी थे महंगे दाम में। हमने अच्छा, तो कैसे वो मकान खरीदे थे 4-5 साल पहले 20 लाख का, और पिछले साल उसको निपटा दिए हैं 40 लाख का। समझ लो, तुमने कहा अच्छा मतलब 15 लाख उससे कमा लिए तुमने, वो भी लपेटा जाएगा। तो अगर कोई संपत्ति बेच बांच के पैसा कमाते हो तो उसको बोलते हैं क्या? कैपिटल। और इसके अलावा जो और कमाइयां होंगी, जैसे कई हमारा बैंक में खाता है, एफडी करा दिए तो ब्याज कमा रहे हैं, और पैसा आ गया डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, शेयर्स खरीद लिए तो वहां से क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है। अगर कभी कभी संडे खाली हो जाते हैं तो एक दो ट्यूशन अपने पास वो पढ़ा देते हैं, उससे पैसा कमा लेते हैं। तुमने कहा और बताओ। कैस कभी कभी देखो नॉलेज तो ही है, कभी कभी कॉलेज वॉलेज में गेस्ट लेक्चर देने पहुंच जाते हैं, तो वहां से ऑनर में कुछ पैसा मिल जाता है, ऑनरेरियम मिल जाता है। ऐसे करके विभिन्न और पैसे बताइए, विभिन्न पैसे लिखे जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो हम तो उसकी टोटल इनकम जानना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, जब टेक्निकल लैंग्वेज में बात हो पाई तो अलग अलग उसने बताया। और जो भी पैसे बताएगा इनको मुझे 5 हेड में डाल के लिखना होता है। जब आईटीआर भरते हैं तो यही 5 हेड खुलते हैं। तो नौकरी पेशा वाली कमाई सैलरी इनकम में, किराए पिराए वाली कमाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, व्यापार या प्रोफेशन की कमाई पीजीपीपी में, मकान बेचना दुकान बेचना, इनसे जो पैसा कमाया जाता है इसको आप अकाउंटिंग में कहते थे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। वही चीज यहाँ कैपिटल की अकाउंटिंग से कनेक्ट कर दिया आपको। वहां क्या बोलते थे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। वही है कैपिटल गेन यहाँ का। और इसके अलावा जो जो कमाइयां होंगी वो डाली जाती है कहाँ? अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसमें इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ट्यूशन फीस है, और भी तरह तरह की इनकम हो सकती है जो यहाँ नहीं सेट हो पा रही, क्योंकि इनकी लिमिटेशन है। यहाँ कोई पैसा तब आएगा जब वो आपको एम्प्लॉयर से मिला हो, नौकरी वाला। यहाँ तभी आएगा जब आप किराए पर कोई चीज उठाओ, यहाँ तभी आएगा जब व्यापार प्रमोशन करो, यहाँ तभी आएगा जब किसी एसेट को सोल्ड करो, ट्रांसफर करो। इसके अलावा कहीं से और कोई आमदनी हो गई तो कहाँ डालेंगे? और इन पांचों सोर्स, इनको हेड कहा जाता है, हेड ऑफ इनकम। इन पांचों हेड की इनकम के सम को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम। तो अभी भी आई नहीं है, लेकिन चाहिए हमको यही, समझ लो। तो हमें पहले इनकम पता करनी पड़ेगी। अब इनकम वो 25, 30, 22 था, तो अलग अलग हेड वाइज डाला, डालने के बाद अपना जीटीआई आ गई सारी इनकम का सम। जीटीआई के बाद कुछ मिलते हैं डिडक्शंस, छूट, कि इस पैसे पे टैक्स नहीं लेंगे, कुछ छूट दे देंगे तुमको, और रिमेनिंग पैसे पे टैक्स लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? छूट, डिडक्शन। और इस पैसे पे टैक्स लिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम, या फिर शॉर्टकट में टोटल इनकम। तो चाहिए थी यही, एक ऐसे करके निकाली जाएगी। और जो ये डिडक्शंस हैं ये होते हैं सेक्शन 80C से लेके 80U तक में। अब हमने कहे सब, चलो इनकम इनकम बता दी, चलो ये लिख डाला, हम सारा लिख लिख के जोड़ डाला, गाड़ी यहाँ तक पहुंच गई। फिर हमने कहा बेटा अपने डिडक्शंस बताइए, आप अपने क्लाइंट से कहा अपने डिडक्शन बताओ अपने। तो कैसे ये क्या होता है? तो पता नहीं डिडक्शन क्या होता है। तो सही बात है भाई, बीए किया आदमी है, कोई सीए बीए थोड़ी किया है, सिंपल आदमी है, समझ लो। कैसे नहीं पता भैया डिडक्शन डिडक्शन क्या होते हैं, थोड़ा आम भाषा का इस्तेमाल करिए तो हम थोड़ा समझ पाए। इतने टेक्निकल लैंग्वेज का ज्ञान होता तो यहाँ तो नहीं मर रहे होते, कुछ और काम कर रहे होते, कुछ और बड़ा व्यापार कर रहे होते। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो मुझे खोद खोद के पूछना पड़ेगा। जैसे 80C में LIC का डिडक्शन मिलता है, बच्चों की ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलता है, कोई एनएससी खरीद ले तो उसका डिडक्शन मिलता है। तो ऐसे पूछना पड़ेगा कि भैया कोई LIC तो नहीं कराए हो? कराए हो तो लाओ रिसिप्ट लाओ, पिछले साल कितना पैसा प्रीमियम जमा करो बताओ। बच्चे हैं, शादी हुई कि नहीं हुई? तो कहे हाँ शादी तो हुई लेकिन बच्चे नहीं, तो मतलब इसका मतलब ट्यूशन फीस नहीं जाती बच्चों की।
अगर है बच्चे पूछें कितने बच्चे हैं, उनकी कितनी ट्यूशन फीस जमा कर रहे हो, स्कूल के पैसे लेके आओ, उसका पैसा जोड़ेंगे, पीएफ का पैसा जोड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं तो जो 80C में मिलते हैं, 17-18 डिडक्शन खाली 80C में। इसके बाद और है 80C के बाद 80CCC, 80CCD, समझ रहे हो, 80D, 80DD, 80DD ठीक है। उसके बाद 80E, डबल ई, डबल ई ए, डबल ई बी, GHI, ऐसे करके बहुत सारे हैं, इतना बड़ा लिस्ट है। तो एक एक करके खोद के पूछना पड़ेगा। 3 घंटे की वार्तालाप के बाद डिडक्शन पता चले हैं कि कितने डिडक्शन होंगे, और वो सब माइनस करने के बाद कहाँ आ गए हैं हम। जब तक ऐसे बैकग्राउंड आप नहीं समझोगे तब तक पढ़ने में मजा आ ही नहीं सकता। फिर लगेगा यार डिडक्शन तो पढ़ लिया लेकिन होता क्या है समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। तो इतनी एक 3-4 घंटे की वार्तालाप के बाद ये निकल के आया है, समझ रहे मेरी बात को। अब ये निकल गया तो चौथे चीज चाहिए हमको क्या, टैक्स रेट, जो वो नहीं बताएगा वो तो मुझे कहां से देखने पड़ेंगे, फाइनेंस एक्ट से देखने पड़ेंगे। तो ये तो अच्छा है कि क्लाइंट से नहीं पूछना, वो हमें गूगल से चेक करने हैं या किताबों में लिखे होंगे वहां से देख लेंगे। और फिर आपको कुछ नहीं करना है, इससे इसको करना है क्या, मल्टीप्लाई, और आ जाएगा क्या, टैक्स का अमाउंट। समझ में आ रही बातें, पक्का। तो देखो यहां से यहां किसी का टैक्स अमाउंट निकालने के लिए क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। एक तो टाइप ऑफ पर्सन समझ में आना चाहिए, जो भी बेसिक वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो बेसिक चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसमें ये ज्ञान आपको मिल जाएगा। दूसरा एक और चैप्टर पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, तो ये वाला ज्ञान आपके पास आएगा, अभी तो क्लाइंट से पूछ पाएंगे। तो 2 चैप्टर हो गए, एक बेसिक, एक रेजिडेंशियल स्टेटस। इसके बाद 5 चैप्टर ये पढ़ोगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफएस। और इतना पढ़ने के बाद हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, कितने चैप्टर हो गए, एक चैप्टर हो गया भैया बेसिक का, एक चैप्टर हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस का। इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये 5 चैप्टर हो गए किसके, 5 हेड्स के, सैलरी पैलरी डैली ये सब। इसके बाद और देखो भाई, फिर यहां ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, सीधा सीधा जोड़ दो, सीधा सीधा लिख दो, इनके बीच में 2 चीजें और आती हैं, ठीक है। इनके बीच में 2 चीजें क्या होती हैं और आती हैं, उन चीजों के नाम समझ लो। एक होता है सेट ऑफ लॉसेस, जैसे मान लो सैलरी से कमाओ 50,000 और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नुकसान हो गया 40,000 का, तो फायदे नुकसान सब रिमिक्स कर लिए जाएंगे, फायदे फायदे जोड़ेंगे, नुकसान नुकसान, तो इसको क्या बोलते हैं कि लॉसेस को आप सेट ऑफ कर रहे हो, कंपनसेट कर रहे हो। तो इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। अब हर लॉस कंपनसेट नहीं होता, हर लॉस सेट ऑफ नहीं होता है, पहले ये याद करें कौन कौन से लॉस सेट ऑफ होते हैं। फिर हर लॉस हर चीज से सेट ऑफ नहीं होता, समझ रहे हो, कि मतलब ये वाला लॉस है सैलरी से हो जाएगा, लेकिन ये वाला लॉस बिजनेस से नहीं हो सकता, ये भी याद करना पड़ेगा। पहले तो ये याद करें कौन कौन से लॉस सेट ऑफ होते हैं, फिर ये याद करें कि किससे सेट ऑफ होते हैं, फिर ये याद करें कहां तक सेट ऑफ होते हैं। कुछ लॉसेस ऐसे हैं कि 2 लाख तक सेट ऑफ होंगे, उसके ऊपर नहीं सेट ऑफ होंगे, और जो सेट ऑफ नहीं होंगे वो होंगे कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब अगले साल माइनस करेंगे, और जब कैरी फॉरवर्ड होंगे तो समय सीमा है कि कौन लॉस 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हुई है, कोई 8 साल तक होगा, कोई नहीं होगा, कोई अनलिमिटेड पीरियड तक होगा। तो ये सारा बवाल हम लोग सेट ऑफ वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी केवल आपको चैप्टर्स की जानकारी मिल रही है कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं हम लोग, समझ लो। इसके बाद एक और चैप्टर आएगा जीटीआई तक ही पहुंचने में, जिस चैप्टर का नाम क्या है, क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इधर चैप्टर के नाम, यहाँ एक पढ़ेंगे हम लोग सेट ऑफ लॉसेस, एक पढ़ेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। ये क्या होता है हल्का समझ लो,
अब मान लीजिए, मान क्या लीजिए भाई, है हमारे दो बच्चे, उसमें मानने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो अपने दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक सुपुत्र है एक सुपुत्री है ना। तो अब मान लीजिए हमने अपने बच्चे के नाम पे एक एफडी करा दी, सपोज कर लो 2 लाख रुपए की, तो ब्याज तो मिलेगा एफडी में। अब एफडी तो बच्चे के नाम पे कराई, उस एफडी में चाहे हम पैसा लगाएं, चाहे मेरी वाइफ लगाएं, चाहे उसके नाना नानी लगाएं, चाहे दादा दादी लगाएं, ठीक है, उससे मतलब नहीं। बच्चा छोटा है, माइनर चाइल्ड है, तो क्या वो अपना स्वयं टैक्स भर पाएगा? तो उसकी जो भी कमाई होगी पिताजी में लपेटी जाएगी, कि पिताजी स्वयं कमाते हैं 8 लाख रुपया और बच्चा भी कमा रहा है 1 लाख, तो हमको 8 लाख पे टैक्स नहीं देना है, 9 लाख पे देना। समझ रहे हो? एग्जाम्पल समझ में आया? अब ये नहीं कि केवल माइनर चाइल्ड की इनकम ही क्लब होगी, ये तो एक एग्जाम्पल था। ऐसी बहुत सारी इनकम होती होती तो दूसरे की है, लेकिन टैक्स किसको देना है? एससी को देना पड़ेगा। तो इसका दूसरा नाम होता है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एससी टोटल इनकम। तो है दूसरों की इनकम, लेकिन जोड़ी किस में जाएंगी? तो कौन कौन सी जोड़ी जाएंगी, कौन कौन सी छोड़ी जाएंगी, वही पढ़ना पड़ेगा। और ये सब पढ़ेंगे हम लोग किसमें? ठीक है। इसके बाद सुनो तो, ये वाला चैप्टर डिडक्शंस पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद अपनी गाड़ी कहाँ पे आएगी? टैक्सेबल इनकम पे। इसके बाद जानेंगे टैक्स रेट, उसके बाद निकलेगा टैक्स का अमाउंट। यही मेन 11 चैप्टर है इनकम टैक्स के अंदर, मेन। थोड़े थोड़े और होते हैं। अगर ये 11 चैप्टर का परिपूर्ण ज्ञान आपको आ गया, ठीक है, तो इनकम टैक्स में आप इंटरमीडिएट में पास हो गए। ठीक है, यही है हमारा, ये समझ लो 90% ऑफ इनकम टैक्स। अभी 10% छोटी मोटी बातें और हैं, वो छोटी मोटी बातें पास नहीं करवा पाती, यही पास कराता है। तो अगर इतना आपने पढ़ लिया तो इनकम टैक्स का 90% जो है इंटरमीडिएट का, वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। 10% के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा ज्ञान लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर देखो, जब आप, और ज्ञान ले लो भैया, जब आप इस टोटल इनकम को क्या करते हो? टैक्स रेट से क्या करते हो? मल्टीप्लाई। तो आता क्या है आपका? टैक्स वाला अमाउंट। टैक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रॉस टैक्स और एक होता है नेट टैक्स। ये नेट टैक्स ही आपको पे करना होता है आईटीआर भरते समय। तो इस टैक्स से भी कुछ चीजें माइनस होती हैं। ठीक है, कुछ चीजें क्या होती हैं? माइनस होती हैं। उस चीज में एक चीज है रिलीफ। ये रिलीफ वाला ज्ञान मेनली तुम लोग पढ़ोगे इंटरमीडिएट, मतलब फाइनल लेवल। एक होती है रिबेट, 87A वाली, ये ज्ञान यही पढ़ोगे। तो कुछ छूट मिलती है टैक्स से, जिसको रिबेट कहते हैं, वो सब माइनस होगा। ठीक है, और क्या क्या माइनस होता है? मेनली एक चीज माइनस होगी, एडवांस टैक्स। एक चीज माइनस होगी टीडीएस। एक चीज माइनस होगी सीएसएस। मुख्यतः ये 3 आइटम माइनस होते हैं। ये होते क्या है वो बता देते हैं। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो सोर्स का मतलब जहां से आप पैसा कमा रहे हो, वही आदमी टैक्स काटने के बाद तुमको पैसा देगा। जैसे तुम आज, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जब सीएम बन जाओगे तो नौकरी करोगे, नौकरी करो तो वहां सैलरी मिलेगी, तो सैलरी पूरी नहीं मिलेगी, उसका जो टैक्स पड़ता है वो काट लेगा, वहीं पे उड़ा देगा कट। सैलरी में 20 लाख, 3 लाख, 4 लाख टैक्स कट जाएगा, आपके हाथ में मिलेंगे 15-16 लाख। ठीक है, तो जो टैक्स कट गया है उसको आप आईटीआर भरते समय उसका क्रेडिट ले सकते हो, मतलब माइनस कर सकते हो कि टोटल ये टैक्स बना था, इतना टैक्स तो सैलरी पहले काट के ले चुके हो। समझ लो, तो वो टैक्स क्या हो जाएगा आपका, हम कर देंगे। जैसे
जीएसटी में कहा जाता है इसको मुझे आईटीसी मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है, इनपुट टैक्स रेट। वैसे यहाँ होता है कि जो आप टीडीएस कटवा लेते हो उसका क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब आखिरी में आईटीआर भरते समय उतना टैक्स आपको कम पे करना। तो एक टाइप का प्री पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया एक तरीके का। ऐसे होता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस जो है वो कमाई पे काटे जाते हैं, किस पे काटे जाते हैं, इनकम पे। सैलरी कमायो पैसा कट जाएंगे, कहीं से रेंट कमाया टीडीएस काट लेगा, कहीं से कमीशन कमाया टीडीएस काट लेगा, कहीं से इंटरेस्ट कमाया बैंक से टीडीएस काट लेगा। तो ऐसे करके लगभग लगभग होते तो 45-50 आइटम है जिसपे टीडीएस कटता है, लेकिन अभी इंटरमीडिएट में तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो 20-21 आइटम तो याद करने पड़ेंगे जिन आइटमों पे टीडीएस कटता है। तो एक चैप्टर और पढ़ना पड़ेगा, 12वां, किसका, टीडीएस का। जब भाई पढ़ोगे तभी तो माइनस कर पाओगे, यहाँ कितना कटा कैसे कटा तभी माइनस हो पाई है, अदरवाइज ना माइनस हो पाई है। इसके बाद एक और होता है क्या, टैक्स कलेक्टेड एज सोर्स। जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो परचेजिंग पे किया जाता है। तो अगर कुछ 8-10 आइटम हैं इनको आप खरीदते हो तो आपको टीसीएस पे करना पड़ेगा, ठीक है। टीसीएस के रेट होते हैं, कहीं पे 1% है, कहीं पे 2.5% है, कहीं पे 5%, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। एक सा एग्जाम्पल है मोटर कार। अगर आपने मोटर कार खरीदी कितने की, 10 लाख के ऊपर की, छोटी मोटी में नहीं पड़ता, 10 लाख के ऊपर खरीदोगे तो जितनी कार की वैल्यू है 1% और लेगा कार बेचने वाला, ठीक है। मान लीजिए आपने 50 लाख की कार खरीदी तो 50 लाख का 1%, 50,000 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, ठीक है। और वो आपका पैन नंबर ले लेगा और वो जमा करवा देगा आपका टैक्स के रूप में। फिर जब आप फाइनली टैक्स भरोगे तो 50,000 वहां से माइनस कर लेना। तो इसका भी आपको क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन से 10 आइटम है जिसपे टीसीएस कलेक्ट होता है। वो सामान परचेज करोगे तो परचेज प्राइस के साथ ही साथ में आपको टीसीएस वाला भी अमाउंट देना पड़ेगा। सामने वाला पर्सन कलेक्ट करेगा सेलर और गवर्नमेंट को जमा कराएगा आपके पैन कार्ड के थ्रू, ठीक है, समझ गए। पढ़ेंगे बाकी डिटेल में हम लोग। तो एक चैप्टर और पढ़ना पड़ेगा, कौन सा, टीसीएस वाला। एक चैप्टर और पढ़ना पड़ेगा, कौन सा, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, मतलब साल भर के शुरुआत में आपको असम्पशन लगाना पड़ता है कि भैया इस साल कितना पैसा कमाएंगे, वो कमाई आप एस्टिमेट करिए और उस कमाई पे टैक्स कैलकुलेट करिए। और वो टैक्स अगर आपको लगता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 क्रॉस करने वाली है तो आपको टैक्स एडवांस के रूप में जमा करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। इसकी 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। कितना कितना कैसे कैसे जमा करना पड़ता है वो सारी कलाकारी हम एडवांस टैक्स वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, जो आप लोग पढ़ोगे। तो एक चैप्टर और पढ़ना पड़ेगा, कौन सा, एडवांस। तो कितने चैप्टर हो चुके हैं अब तक, दिख रहे हैं, 14 चैप्टर, ठीक है। अब तक आपको दिख रहे हैं कितने, 14, हाँ चैप्टर, 14 चैप्टर और दिखाते हैं आपको। बस 1 मिनट का सब्र रखो, दिखाया जा रहा है। सबसे ज्यादा किसी सब्जेक्ट में अगर लॉ से भी ज्यादा बात करें तो याद करने वाला काम है तो वो टैक्स में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर याद करने वाला काम किसी चीज में है, किसमें होता है, टैक्स में। ये तुम्हें टैक्स पढ़ के पता चलेगा। इसके बाद छोटे मोटे नन्हे मुन्ने 2-4 चैप्टर और हैं, खत्म हो जाएगा टैक्स। कितने चैप्टर हैं देखो दुनिया में, मतलब पढ़ने हम लोग को। तो एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जा रहा है, हल्का हल्का ओवरलुक दे दिया गया, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है। इसके बाद 2 चैप्टर और हैं जो हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर इनकम है और एक है
कुछ इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती, मतलब जिनको टैक्स फ्री इनकम कहा जाता है, उन पे टैक्स नहीं बढ़ता, टोटल इनकम पे ही टैक्स देते हैं, और जो इनकम उसका पार्ट नहीं बनी इसका मतलब उस पर टैक्स नहीं पे करना है, उनको टैक्स फ्री इनकम या एग्जम्प्टेड इनकम कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी भी इनकम है करीबन 80-90 जिन पे कोई टैक्स नहीं बढ़ता। ये दोनों तो बाद में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम लोग का ये पढ़ना है, दूसरा चैप्टर ये पढ़ना है, फिर 5 चैप्टर पढ़ने हेड वाले। तो अगर तुमने यहाँ से यहाँ तक का पढ़ लिया तो देखो इधर सिलेबस का मतलब देखो, सीएमए की बात कर रहे हैं तो 50% आईडीटी है आपकी और 50% है डायरेक्ट टैक्स। उस 50% में 10% है बेसिक और 25% है कितना, हेड ऑफ इनकम। और 50 का 35 अगर परसेंटेज निकालो तो 70% इनकम टैक्स यही है खाली। परसेंटेज अगर निकालें कि पूरे को 100 दें, ये 10 25 35 हो गया, 50 में 35 का मतलब क्या, 50 35/50 इंटू 100, तो 70% आपका क्या है, केवल यहीं तक का है। 70% इनकम टैक्स यही है। बाकी 30% में 8 7 8 चैप्टर 9 चैप्टर और पढ़ने हैं। जैसे ये वाला क्लबिंग ऑफ इनकम बताया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड बताया, डिडक्शंस बताया, इसके बाद एडवांस टैक्स बताया, टीडीएस टीसीएस बताया, फिर आईटीआर जब भरा जाता है तो उसको क्लाइंट का समझ के उसके लिए आईटीआर फॉर्म होते हैं अलग अलग, आईटीआर 1 2 3 4 6 7, कब किसके ऊपर कौन सा अप्लाई होना चाहिए वो क्लाइंट नहीं बताएगा कि भैया मैं आईटीआर 2 बनवाने आया हूँ। तुमको समझना है कि उसके हिसाब से कौन सा आईटीआर फॉर्म हमें चुनना पड़ेगा, वो सब पढ़ना पड़ेगा। पैन वैन मांगना पड़ता है, पैन नहीं होगा तो पहले पैन बनवा के दोगे, पैन बनवाना किसको पैन बनवाना कंपलसरी है, कहाँ कहाँ पे पैन कोड करना कंपलसरी होता है, ये सब हम लोग पैन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। एक वर्ड यहाँ और आया है एएमटी, जिसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अल्टरनेट मिनिमम, इतना तो मिनिमम टैक्स देना ही देना है तुमको। अगर ऐसे कैलकुलेट किया सब कुछ करने के बाद, मान लो नेट वाला टैक्स आया कितना, लेट से 28,700 रुपए, तो उसी आदमी का एक और टैक्स निकालना पड़ेगा एएमटी। वो कैसे निकाला जाता वो भी सीखे। और वो टैक्स अगर मान लो 30,000 आया तो उसको टैक्स 30,000 जमा करना पड़ेगा। और अगर वो टैक्स 20,000 आया तो उसको टैक्स 28,700 जमा करना पड़ेगा। तो इससे कम में गवर्नमेंट नहीं मानती, इतना तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। ज्यादा बना तो ज्यादा लेंगे, कम बना तो उतना लेंगे। यानी कंपेयर करने के लिए वो भी निकालना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कितना टैक्स जमा करेंगे। वो भी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा एएमटी वाला। वो भी अगर यहाँ लिख दें तो 15 तो मुख्य चैप्टर हो गए, एकदम मेन। इतने चैप्टर का ज्ञान लेना हम लोग को जरूरी हो जाएगा। तो एक ओवर लुक दे दिया है आपको इनकम टैक्स का, जिससे पढ़ाई करने में दिक्कत ना आए। तो थोड़ा पेशेंस रखना है। टैक्स निकालने वाला काम आप इस 11 चैप्टर पढ़ने के बाद कर पाओगे। तो आदमी सोचे कि आज ही इनकम टैक्स पढ़ लिया आज ही टैक्स निकालना आ जाए, नहीं आ पाएगा बेटा। टैक्स निकालना आपको आएगा लमसम लमसम, आज से अगस्त में नहीं आ पाएगा, सितंबर में आ पाएगा। समझ लो, अगस्त में तो सारे चैप्टर पढ़ते रहोगे आप। तो टैक्स निकालने वाला असली काम आप सीख पाओगे कब, सितंबर में। थोड़ा पेशेंस रखना है, लेकिन ये समझ के चलो कि जो भी चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ेगा तो बताएगा यहीं तक नहीं निकाल पाएगा वो सही। तो देखो बेटा, ये ऐसे प्यार से जोड़ तो दिया है सैलरी वाला। ये जो इतनी इनकम है ना खाली ये वाली, देखना भी तफरी कितनी भयंकर बता रहे हैं हम। खाली ये वाला अमाउंट जो यहाँ लपक के 2 क्रॉस बना दिए हो, ये वाला अमाउंट निकालने के लिए मोटे मोटे किताब के अगर कहें तो 70 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। 70 पन्नों में इसकी कहानी लिखी हुई है। उस पूरी कहानी को पढ़ना है, दिमाग में रिटेन करना है, तो मैं ये वाला अमाउंट निकाल पाऊंगा। तो पारो, डरा नहीं रहे, केवल आगे आने वाली कठिनाई के बारे में आपको अवगत करा रहे हैं कि आगे क्या आने वाला है मार्केट के अंदर। ठीक है, इसमें डराने वाली कोई बात नहीं कि तो सर डराते रहते हैं। डरा नहीं रहे बेटा, यही आएगा। तो डराते हम कि पता का होते 20 पन्ने, हम कहते 70, तब तो कहते तो डरा रहे। 70 है भैया, झूठ नहीं बोलना, ये पता चलेगा जब पढ़ेंगे।
ऐसे ये वाला जो अमाउंट गपक लिख दियो दी क्रॉस बना के, इसके लिए 30-40 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके ये अमाउंट सही निकालना आपको आएगा। क्योंकि ये अमाउंट सही तब निकल पाएगा जब ये भी सही लिखा हो, 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 और प्लस इन दोनों चैप्टर का भरपूर ज्ञान हो आपको, सेट ऑफ कैसे होता है, क्लबिंग कैसे होती, तभी तो ये सही निकल पाएगा। तो मेन जो शीशा लेदर इनकम टैक्स के अंदर है वो यही वाली, समझ रहे हो, इतना आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज डिटेल में, वो भी, और कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब ये सारी बातें आपको याद रहेंगी दिमाग में, स्टोर भी करना है सारी बातों को, समझ लो, तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करने पड़ेंगे। जो इनकम टैक्स की आपकी किताब है वो देख ही रहे हो, कितने पन्ने की दिख रही है इंस्टीट्यूट की, 596 पन्ने की, यानी 596 पेजेस की। इसको थोड़ा हमने समराइज कर दिया है, तो हमारी किताब में सब आ जाएगा कितने पन्ने में, तो 600 को कन्वर्ट कर दिया है 200 में, तो 1/3 काम आपका बचा है, 2/3 काम तो कट गया, उसे इसको समरी वे में बना दिया है, तो भी समरी में भी 200 पन्ने में आया है। हाँ, इसमें यह है कि थ्योरी भी है, मतलब नोट्स भी होते हैं, और प्लस इसी में क्या है, क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो यानी अगर ये 191 पन्ने आप पढ़ लो, वो 600 एक ही बार पढ़ते, ये 191 उतनी देर में 3 बार पढ़ सकते हो। तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल ना करके ये वाला अगर तुम 3-4 बार कर डालो, मजा ही आ जाएगा लाइफ में, ठीक है। सब कुछ वही है समरी फॉर्म में। अब जो 70 पेज आपको सैलरी के बताए थे, सैलरी के, वो देखना, खाली सैलरी वाले दिखा रहे हैं, ऊपर नहीं दिखा रहे। अरे रुक जाओ बेटा, सब्र करो थोड़ा, इधर देखो बोर्ड पे। सैलरी वाले की अगर बात करूं मैं, सैलरी वाला चैप्टर जो बताया था अभी, जो किताब में 70 पेजेस का है, मोटा मोटा, अपने यहाँ देखो, तो ऊपर देखना, पेज नंबर 25 से चालू हुआ है, 25, नोट्स की बात करें, क्योंकि 70 पेजेस हमने नोट्स के बताए थे सिर्फ, वो यहाँ पे 7-8 पेजेस पे आ गए, 32 - 25 +1 मतलब 8 पेजेस में, तो काफी समय कम लगेगा, ऐसे रिवीजन करेंगे हम लोग तो, ठीक है। तो समरी में बना दिया है, तो नोट्स वोट्स आपको ज्यादा बनाने नहीं पड़ेंगे, सब ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगे आपको, उसी से हम लोग को पढ़ना है, उसी से सवाल लगाना है। यहाँ तक की बात समझ में आ गए। अब वापस आ जाते हैं ट्रैक पे। ये तो हमने आपको एक ओवरलुक दे दिया इनकम टैक्स का, जिससे आप समझ में सारी बातें आपको आ जाए। चलिए, यहाँ तक बात बता चुके थे, अब बात समझाते हैं वो वाली जो हमने बताया था कि 5 एक्सेप्शन होते हैं। नॉर्मली तो प्रीवियस ईयर का टैक्स कब जमा करते हैं हम लोग, असेसमेंट ईयर में, लेकिन 5 ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जहां पे आपको प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही जमा करना पड़ेगा, और वो 5 सरकमस्टांसेस यहाँ पे लिखे हुए। पहला है सेक्शन 172, सेक्शन 174, 174A, 175 और 176। पहला है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट एससी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। एग्जाम्पल समझना, गवर्नमेंट ने ऐसे तो नहीं बनाए होंगे, कुछ ना कुछ दिमाग लगाया होगा। अब मानिए कोई ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति है, कहाँ का है, और उसके चलते हैं पानी वाले जहाज, उन्हीं को शिप कहते हैं, पानी वाले। अब पानी वाले जहाज में आदमी आदमी कम आते जाते हैं, सामान आता जाता है, क्योंकि पानी वाले जहाज की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो फार लोअर होती है रेदर देन एयरक्राफ्ट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से अगर मैंने यहाँ इंडिया में सामान को इंपोर्ट किया, वो सामान एयरक्राफ्ट से आया, हवाई जहाज से आया, तो उसका किराया ज्यादा लगेगा, और पानी वाले जहाज से आएगा तो बहुत कम लगता है। इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन के काम है उनमें ज्यादातर जगह पे शिपिंग वाले से काम किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति है, उसके चलते हैं पानी के जहाज, और किसी इंडिया वाले आदमी ने उससे सामान मंगाया हो, मान लो इंपोर्ट किया, तो जो पानी वाला जहाज वाला व्यक्ति है वो इंडिया में आएगा, कोने पे, महाराष्ट्र में या जहाँ पोर्ट है वहीं कोने में उतार देगा, और पैसा कमा के क्या होगा, भाग जाएगा। तो कमा तो इंडिया से रहा है पैसा, भाई इंडिया में आया,
धरती पे नहीं आया, पानी में आया, और फिर यहाँ आके इंडिया वाले का सामान उतारी, उससे ले ली भाड़ा 4-5 लाख रुपया, और भाड़ा लेके भाग गया। तो कमा तो इंडिया से रहा है, सोर्स उसका क्या है, इंडिया। इंडिया से पैसा कमा रहे हो तो टैक्स कहाँ भरो, इंडिया में भरो उस पैसे पे, बाकी जहां कमाना वहां भरना चाहते। इंडिया वाला कहता है अगर यहाँ पैसा कमा रहे तो यहाँ टैक्स भरो। अब हो सकता है जब अगले साल टैक्स भरने की बारी आए तो इंडिया में जहाजें लेके नहीं आ रहा अपना, साउथ अफ्रीका जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, कहीं और लेके आएगा। अगले साल इसी चालाकी में नहीं आ रहा है कि पिछले साल का टैक्स भरना पड़ेगा। तो इन लोग को कहा जाता है कि बेटा ऐसे नहीं चलेगा, जैसे ही तुम आओगे इंडिया में सामान उतारोगे उसी समय क्या कर लेंगे, टैक्स ले लेंगे, फिर अगले साल आओ या वहीं मरो। बात समझ लो। तो दिमाग लगा ली इंडिया वाले, क्या इसे टैक्स चोरी हो जाएगा, टैक्स आदमी क्या कर लेगा। अब ऑस्ट्रेलिया में पकड़ के ला भी नहीं सकते वहां से, वो पता कर लेना है हमको वहाँ 20-25 हज़ार रुपये टैक्स, आने जाने का हवाई जहाज का खर्चा ही लग जाएगा इतना ज्यादा, इनकम टैक्स ऑफिसर को भेजे वसूल के लाए, तो अगर 9 की लकड़ी 90 खर्च वाला हिसाब किताब हो जाएगा। तो आदमी कहते हैं ये सब नहीं चलेगा, तुरंत के तुरंत ले लेंगे, बात खत्म। तो आई थिंक एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि क्यों इनसे तुरंत लिया जा रहा है, रीजन के साथ बता रहे हैं आपको, जिससे आपको क्लैरिटी ज्यादा रहे। दूसरा, इनकम ऑफ पर्सन लीविंग इंडिया आइदर परमानेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर कोई इंडिया से बाहर जा रहा है या तो लंबे समय के लिए या तो हमेशा के लिए, तो जब लंबे समय के लिए जा रहा तो अगले साल कहाँ वापस आएगा, 5-6 साल के लिए साला जा रहा है, तो टैक्स भरने अगले साल वापस थोड़ी ना आएगा। तो जिस साल जाएगा उसकी कॉलर पकड़ी जाएगी और तुरंत उस साल का जो टैक्स होगा वही रखा लिया जाएगा। अगले साल आओ वही मरते रहो, कोई मतलब नहीं है, टैक्स तो ले ही लिया गया। तो हर साल के लिए तो टैक्स के लिए अगले साल का समय देते थे, लेकिन जिस साल तुम इंडिया छोड़ के जाओगे उस साल का टैक्स पकड़ लिया जाएगा, वही भरवा लिया जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे फिर इनकम ऑफ बॉडी इज फर्म फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अकाउंट्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा फाउंडेशन में जिसका नाम था ज्वाइंट वेंचर, अगर याद हो तो। जिन लोगों ने फाउंडेशन दिया होगा उनको पता होगा, एक चैप्टर होता था क्या हमारा, ज्वाइंट वेंचर होती है शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप। पार्टनरशिप लंबे समय के लिए की जाती है, ज्वाइंट वेंचर स्पेसिफिक टाइम बाउंड के लिए की जाती है कि भैया रक्षाबंधन आने वाले हैं तो 2-3 लोग मिलके क्या करें, राखी की दुकान लगा लें, समझ रहे हो। होली आने वाला है, कलर की दुकान लगा लें। रक्षा वो कुछ आने वाला है, मिठाई वाला, रक्षाबंधन आना, मिठाई की दुकान लगा लें 2-3 लोग मिलके। तो ये क्या है, स्पेसिफिक आपने 10-15 दिन 20 दिन के लिए कुछ पार्टनरशिप करी। टेम्परेरी पार्टनरशिप इज अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर को वन लाइन में एक्सप्रेस किया जाए तो बस उसको बोलते हैं टेम्परेरी पार्टनरशिप। तो अगर कोई ज्वाइंट वेंचर या कोई भी बॉडी ऐसी फॉर्म करी गई है जो स्पेसिफिक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, तो जैसे बॉडी खत्म होगी, 2 लोग मिले थे, रोजगार कर रहे थे, मान लीजिए हम और राहुल रक्षाबंधन मिठाई की दुकान लगा दें, मिठाई की दुकान में पैसा बचता है, ऐसा तो नहीं बचता है। मिठाई की दुकान लिए बड़ी भारी सी, खूब बड़ी सी, समझ लो, सेल कर दी रक्षाबंधन में 2-3 दिनों में 40-50 लाख रुपए की। 40-50 लाख लगने में लगा बहुत ज्यादा होता है, कुछ नहीं होता बेटा। आज के काजू कतली बिकती 1200-1400 रुपए किलो, समझो। चिंटू पिंटू मिठाइयाँ जो होती ना ये खोए पे वाली, ये बिक रही 600-600 रुपए किलो में। आदमी 5-5 किलो 10-10 किलो तौला तौला के ले जा रहा है। अभी भी लखनऊ में किसी भी समय मिठाई की दुकान में, सुबह 9 बज रहा, 11 बज रहा, 10-16 बज रहा, किसी मिठाई की दुकान में चले जाओ, कोई खाली नहीं बैठा होगा, कोई खस्ते काट रहा होगा, कोई जलेबी बना रहा होगा, कोई ये दुकान है, 5-6-10 कस्टमर हर दुकान में तुम्हें मिलेंगे। तो जितने भी मिठाई शॉप है जो एवरेज भी है, बिलो एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एवरेज भी है लखनऊ में शॉप वगैरह, उनकी दिन भर में दुकानदारी होती होगी कम से कम 50,000 रुपए पर डे, ऐसे आम दिनों में, समझ लो। इसका मतलब क्या है, सीएमए में छोड़ो, मिठाई की दुकान खोलो, समझ लो। लेकिन बस स्टैंडर्ड को तुम्हारे मैच नहीं करता, इसलिए कर नहीं पाते हो आप। आजकल जो इंडिया में गरीबी है वो अपनी कर्मों की वजह से है। आदमी क्या है कि अपने स्टैंडर्ड को ज्यादा दिमाग में रख रहा है कि लोग क्या कहेंगे, कि बताइए अमित सर मिठाई की दुकान में बैठे हुए हैं। इस बात से अमित सर डरे पड़े, मतलब लोग इसलिए परेशान हैं कि अपने कैडर को बहुत ज्यादा दिमाग में रखते हुए वो कैडर लेके ऊपर थोड़ी जाओगे तुम। यहां तुम्हें अपना घर परिवार चलाना है,
नहीं नौकरी है दुकान खोलो, दुकान नहीं कुछ और करो। पैसा कमाना ऑब्जेक्ट है, क्योंकि घर परिवार वो लोग देखने थोड़ी ना आएंगे घर परिवार वालों को। यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाए, पापा की तबीयत खराब हो जाए, मम्मी की तबीयत खराब हो जाए, पैसा लगेगा 1 लाख 2 लाख रुपए, कोई तीसरा देने थोड़ी ना आएगा, कहीं नहीं आता है। इसलिए आदमी को खुद का सोचना चाहिए। ऐसा अगर आदमी बन जाए, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला देख नहीं रहा है, खाने खर्चे का सब आता रहेगा आदमी का हिसाब किताब, उससे ज्यादा आता रहेगा, लेकिन कैडर के हिसाब से आदमी गिरना नहीं चाहता, इसलिए प्रॉब्लम है उसके पास। ठीक है, तो ये थोड़ी समस्या है। चलो वापस आ जाते हैं टॉपिक के अंदर। तो अगर कोई बॉडी या कोई भी कंपनी, कोई भी पार्टनरशिप कैसा भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए बनाई है, हमने राहुल ने इसे एग्जांपल बताया, बनाई तो सेल कर दी 40 लाख रुपए की, उस 40 लाख में 10 लाख बच गए, 5-5 लाख बांट लिए, टैक्स तो भरना नहीं। समझ लो, क्योंकि जिस नाम से हम लोगों ने बनाया था, ए आर एसोसिएट, दुकान का नाम देखो अमित राहुल, ए आर एसोसिएट्स, ए आर मिठाई वाला, 1 महीने बाद तो दुकानें उकान गायब हो रही है, तो टैक्स किससे आके ले आदमी। समझ लो, नामो निशान मिट चुका है दुकान का। ऐसे में कहा जाता है कि जो आपने शॉप फॉर्म करी है 1 महीने के लिए, जैसे उसको डिसॉल्व करेंगे, खत्म करेंगे, जैसे रक्षाबंधन ओवर होगा, 11:50 पे इनकम टैक्स ऑफिसर गिरेगा, वो कहेगा जो भी बेटा कमाया है पैसा टैक्स भर दो, बाद में तुम अपने घर हो गए, ये अपने घर होंगे, हम वसूलेंगे किससे टैक्स। ऐसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ। समझ गए। और यहाँ अगर मेरी पर्सनल दुकान होती, चल रही होती, तो हम कहाँ भाग के जाते, लेकिन हमने फॉर्म ही किया था एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो ऐसे में इनकम टैक्स वाले समय नहीं देते हैं, कहते फिर आदमी भाग जाएगा, पैसा नहीं देगा। अगला सेक्शन 175, अगर आप अपनी इनकम को ट्रांसफर कर रहे हो, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो किस वजह से, जिससे आप टैक्स अवॉइड कर पाओ, और इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया तो कहेंगे ठीक है बेटा, इस साल का टैक्स अब इसी साल जमा करो। समझ लो, फिर तुम्हें जो छूट देते थे कि अगले साल बेटा पे करना, वो खत्म हो जाएगा। कहेगा टैक्स चोरी करना चाह रहे हो, तो है तुम्हारे पास 2 ट्रक और 1 ट्रक तुम राहुल के नाम करे दे रहे हो, क्योंकि इनकम टैक्स एक खराब खराब भी अच्छी भी है। जैसे इस समय अभी जो आप पढ़ोगे उसका असेसमेंट ईयर होगा 25-26, जो एग्जाम अभी अप्लीकेबल होंगे उनका असेसमेंट ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर 25-26। और असेसमेंट ईयर 25-26 में न्यू रिजीमे के अंदर 7 लाख रुपए पे टैक्स नहीं पड़ता है, और ओल्ड रिजीमे में 5 लाख पे टैक्स नहीं पड़ता है। तो मान लो 1 ट्रक से, दिमाग देखना, 1 ट्रक से कमाई होती 4 लाख की, तो हमने कहा अगर दोनों ट्रक मेरे नाम रहे तो कमाई कितनी हो जाएगी, 8 लाख की। और मान लो मैं इसमें फॉल कर रहा हूँ अभी, तो 5 लाख पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 3 लाख पे टैक्स पड़ जाएगा। दिमाग लगा लिया, 1 ट्रक राहुल के नाम पे कर दिया, अब राहुल की कमाई 4 लाख हो रही है, हमारी कमाई 4 लाख हो रही है, ना उस पर टैक्स देना पड़ा ना इनको टैक्स देना पड़ रहा है तो दोनों में रही, कमाने के बाद राहुल से तो रही लेंगे गैस में। समझ लो, तो केवल प्रॉपर्टी जानबूझ के ट्रांसफर करी गई जिससे टैक्स चोरी किया जाए, और ऐसा अगर पकड़ा गया तो पहली बात तो वो जो ट्रांसफर किया था वो मेरे में जुड़वा देगा, कि अगर 4 लाख भले राहुल के खाते में आ, लेकिन तक तो तुम्हारा है, तो रूल लगता है क्लबिंग का, यहाँ इनकी इनकम क्लब कर दी जाएगी, तो 4 लाख भी हमारे इनकम, मेरे 4 लाख भी इनकम, और अगले साल का मौका भी नहीं देगा, कहेगा इसी साल भरो, और कोई टैक्स चोरी, समझ लो, भरवा देगा तुरंत ही। और सबसे लास्ट में है सेक्शन 176, अगर कोई बिजनेस आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, यानी कि बंद कर रहे हो, तो जब तक व्यापार चल रहा था आप हर साल का हर साल टैक्स पे कर रहे थे। मान लीजिए हमने आज से 10 साल बाद कॉमर्स ग्रुप बंद कर दिया, तो जिस साल बंद करेंगे उस साल का टैक्स उसी साल पे करना पड़ेगा। बाकी तो हर साल आपको अगले साल का मौका दिया था ना, कि भैया 23-24 का 24-25 में भरना, 24-25 का 25-26 में भरना, 25-26 का 26-27 में भरना, लेकिन जिस साल बंद करूंगा उस साल का उसी साल आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो भी आपको मौका दे सकता है, इस वाले केस में मतलब असेसिंग ऑफिसर के ऊपर निर्भर करता है कि वो चाहे तो उसी साल भरवाए, वो चाहे तो आपको मौका दे दे, कहे अगले साल। जब असेसिंग ऑफिसर को कभी ऐसा प्रतीत होता है कि काम धंधा बंद करके इंडिया से बाहर चला जाएगा, तो मौका नहीं देता है, तब कहता है जमा करके जाओ। जब लगता है कि ये काम धंधा बंद करके आदमी दूसरे काम धंधे करेगा, यहीं रहेगा, पैसा कमाएगा, पैसा उसके पास आएगा तो टैक्स भी भर देगा, तब वो ऑफर कर देता है कि बेटा अगले साल दे देना, कोई दिक्कत की बात
ठीक है। तो कभी कभी थ्योरी में 2-3 नंबर की थ्योरी आ जाती है कि जनरल रूल के क्या एक्सेप्शन होते हैं, यानी किन सिचुएशन में आपको प्रीवियस ईयर की कमाई पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ता है। तो फिर आपको ये 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे और फिर मिलेंगे आपको 3 मार्क्स। तो समझ गए होगा आई थिंक। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर आपने बताया था कि सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, तो बस इसका समय आ चुका है पढ़ने का। ठीक है। तो पर्सन होते हैं ये 7 टाइप के: इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एयूपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो इंडिविजुअल होता है अकेला आदमी, जैसे मैं इंडिविजुअल, आप लोग इंडिविजुअल, आपके पापा अलग लोग इंडिविजुअल, समझ लो। एक अकेला आदमी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत बड़े हैं। जैसे इस केस में मिस्टर अमिताभ बच्चन क्या है, बहुत बड़े हैं। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, जैसे मेरी कॉमर्स गुरुकुल सोल प्रोप्राइटर फर्म है, होल हम ही इसके ओनर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल। इसके बाद दूसरा आता है क्या आपका, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बहुत कम आपको लिखना पड़े, इसलिए सारे नोट्स हमने सब सजा के रखे हैं कि आपको लिखने वाला कम काम करना पड़े, फिर भी कुछ चीजें हल्की फुल्की लिखनी पड़ेंगी। तो इसी नोट्स के अंदर हमने आखिरी में, चलो इसमें नहीं जुड़े, जुड़वा देंगे 10 पन्ने ब्लैंक जुड़वा देंगे इसी के नीचे, जिससे अगर कुछ हल्का फुल्का नोट्स और भी लिखने पड़े तो उसी में रहे, इधर उधर ना जाना पड़े। तो 10-20 पन्ने इसमें ब्लैंक और जुड़वा देंगे, कल आपको नोट्स मिल जाएंगे, चिंता मत करो, अभी तो काम चल ही रहा है आपका। तो एचएफ होती हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है। तो आपने बातों में सुना भी होगा, कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारा फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस का मतलब है कि पूरी फैमिली उसी बिजनेस में है। इतना बड़ा फैमिली बिजनेस में है, समझ लो। तो कभी कभी कुछ होते हैं, ठीक है, जिनका फैमिली बिजनेस होता है। तो पता का मिठाई की दुकान का एग्जांपल ले लो, तो मान लो मिस्टर एक्स ने दुकान शुरू करी थी, तो मिस्टर एक्स भी लगे पड़े हैं, इनके 2 लड़के हुए वाई जेड उसी दुकान में लगे पड़े हैं, इनके भी एक एक लड़का हुआ उसी दुकान में लगे हुए हैं, समझ लो। तो अपना क्या है कि पूरी फैमिली एक ही बिजनेस में है, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर सारी फैमिली एक ही बिजनेस में है तो उस पूरी फैमिली का एक अलग से पैन कार्ड बन जाएगा। हाँ, उस फैमिली का क्या हो जाएगा, जो भी उसकी दुकान का नाम है, शॉप का नाम है, उसके नाम से एक पैन कार्ड बन जाएगा और उस पूरे व्यापार का एक बार टैक्स जमा हो जाएगा, समझ लो। तो फिर इन लोग के जो मेंबर्स हैं इनको अलग से टैक्स नहीं जमा करना पड़ेगा। कंडीशन अप्लाई, ये लोग कहीं और से कोई पैसा ना कमा रहे हैं, ठीक है। इस पूरी फैमिली बिजनेस का एक बार टैक्स जमा हो जाएगा, फिर इनके मेंबर को उस फैमिली बिजनेस से जो पैसा कमा के बांट रहे होंगे, पहले पहले बिजनेस कमाया, पैसा कमाया गया, टैक्स भर देंगे, उसके बाद जो बचेगा आपस में बांट लेंगे जैसे बांटते हैं, उस पर टैक्स दोबारा नहीं पे करना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कहीं से और पैसे कमा रहे होंगे लोग, तो उसका टैक्स आपको उनको पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हिसाब किताब जल्दी हो जाता है, यार 20 लोग से अलग अलग टैक्स ले, उससे अच्छा एक बार टैक्स ले ले, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है इनकम टैक्स वालों के लिए, इसलिए एचओएफ बना रखा है। हाँ बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो आई थिंक आप ये समझ गए होगे और एचओएफ समझ गए। तीसरा क्या आ गया, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म तो आपने 11th में पढ़ा ही होगा कि 2 या 2 से अधिक लोग किसी व्यापार को करते हैं पैसा कमाने के उद्देश्य से, तो ऐसे में फर्म से एक बार टैक्स ले लिया जाता है। फिर इनके पार्टनर्स को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, मान लो फर्म ने 10 लाख रुपए की सेल करी, 7 लाख की कॉस्ट आई, 3 लाख बचा, तो 3 लाख पे जो टैक्स पड़ेगा पहले वो पड़ जाएगा, तो फिर तीनों पार्टनर अपने पीएसआर में यानी प्रॉफिट शेयर रेशियो में अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उस डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे दोबारा टैक्स नहीं पड़ेगा एक बार, क्योंकि फर्म ने टैक्स चुका दिया। और अब फर्म में 18 पार्टनर है तो 18 लोग से अलग अलग टैक्स लेने से अच्छा एक बार टैक्स ले लिया जाए, तो गवर्नमेंट का काम भी आसान हो गया और हम लोग के कंप्लाइंसेस भी कम हो गए कि 18 लोग का आईटीआर बने, उससे अच्छा अपना चुपचाप एक का भर दे। लेकिन फिर भी इन फर्म के जो पार्टनर्स होंगे अगर कहीं और से कोई पैसा कमा रहे होंगे तो फिर उसका टैक्स भरना पड़ेगा भाई, ऐसे तो ना काम चलेगा। कंपनी, तो कंपनी बना के व्यापार कर रहे होगे तो कंपनी का टैक्स जाएगा, ये भी समझदार हो। और फिर इसके बाद क्या आता है, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ,
तो अगर 2 से अधिक लोग, 4-5 लोग मिलके किसी व्यापार को करते हैं, तो इस पूरे ग्रुप को यानी समूह को हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन तब कहेंगे कि जब ये सारे लोग क्या हो, इंडिविजुअल हो। 5 लोग मान लो मिले और पांचों के पांचों क्या है, इंडिविजुअल, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है रिलायंस लिमिटेड और मैं मिल के कोई व्यापार करूं, एक कंपनी और एक इंडिविजुअल, तो ऐसे में इस ग्रुप को कहा जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जो भी ग्रुप के अंदर लोग हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल हैं, तो नाम क्या होगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और अगर उनमें से एक भी कोई इंडिविजुअल ना होके कोई और हो गया, कंपनी हो गई, फर्म हो गया, या कुछ भी ऐसा हो गया, तो फिर उस ग्रुप को क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। चलिए आगे चलते हैं। फिर आ जाता है एक क्या हमारा, लोकल अथॉरिटी। जैसे लखनऊ की बात करें तो लोकल अथॉरिटी के अंदर नगर निगम, पीडब्ल्यू, समझ लो, और तुम्हारा एलडीए, तो जो गवर्नमेंट के म्युनिसिपल अथॉरिटीज होती हैं, म्युनिसिपल या कॉर्पोरेशन अथॉरिटी, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल अथॉरिटी। जैसे इस एग्जांपल में देखो तो यहाँ पे आपका क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये क्या हो जाएगा, तुम कहोगे सर कॉर्पोरेशन तो यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। कंपनी की खास बात होती है कि कंपनी के आगे आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी कंपनी नाम एबीसी नहीं रख सकती, तो आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना ही पड़ेगा, उसी से पता चलता है कि वो कंपनी है। तो इससे तुम्हें पता चला कि ये दोनों क्या है, ठीक है। तो धीमे धीमे करके सारी बातें पता हो जाएंगी, चिंता मत करो। पार्टनरशिप बिजनेस है, इसका मतलब क्या है, फर्म है। इंडिविजुअल सोल प्रॉपर्टी चल रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअल है ना। एजेपी में आते हैं सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब किसमें आते हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। यहाँ लिखा ना कलकत्ता यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी किसमें आएंगी, एजेपी में आ जाएंगी। सारा अस्पताल, मैक्स अस्पताल, ये सब किसमें आ जाएंगे, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आ जाएंगे, ठीक है। मंदिर वगैरह सब इसी में आते हैं, एजेपी में। तो हर टाइप का समझ गए होगे। अब एक एग्जांपल और समझ लो बीओआई का। टैक्स तक खतरनाक होता है, देखो बेटा इधर मान लो एक थे मिस्टर एक्स, ठीक है, और ये 28 फरवरी 2025 को क्या हो गए हैं, निपट गए हैं, बाय डिफॉल्ट इनकी डेथ हो गई 28 फरवरी में। इनकम टैक्स वाले तब भी रहम नहीं खाते, कहते हैं बेटा इस साल तुम यानी 1/4/24 से लेके, क्योंकि इसके पहले टैक्स तो भर चुके हैं, 31 मार्च 23 तक का तो भर चुके होंगे 24-25 में, 1/4/24 से लेके कहीं जब तक जिंदा रहे तुम, 28 तारीख वाला भी जोड़ लेंगे, यानी 28 तारीख को तुम शाम को 7 बजे मरे थे ना, जिन पैसा कमाया होगा सब, तो कैसे वसूले, ये तो निपट गए। 29 तारीख को राख मिली रही है, वो भी गंगा जी में प्रवाहित हो गई, तो तुम्हारी मेरी बात को तो कहा जाएगा नहीं, तुम नहीं, तुम्हारे लड़के बच्चे सही। तो इस साल का जो इनको टैक्स होगा वो किसको पे करना पड़ेगा, इनके जो लीगल हेयर होंगे। लेट्स से इनके लीगल हेयर है कौन, ए और बी, और ए बी एकदम नल्ले हैं, अभी कुछ नहीं कमाते हैं, तो इनको अपना टैक्स नहीं पे करना है, तो कुछ कमाते ही नहीं। लेकिन जिस साल पापा निपटे हैं उसका टैक्स इन दोनों को मिल के देना होगा, क्योंकि पापा पे संपत्ति भी यही लोग, तो दोनों लोग कब्जा जमाएंगे, तो पापा टैक्स कौन भरिए, यही दोनों भरना पड़ेगा। तो इस केस में इन दोनों को ज्वाइंटली टैक्स भरना है, तो ये दोनों क्या है, इंडिविजुअल। तो इस समय इनको क्या कहा जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या कहेंगे, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का एक और एग्जांपल ले लिया आपने, यही देखो यहाँ लिखा है कि एक्स वाई जो कि क्या है, जेड के लीगल हेयर है, तो उनको क्या कहा जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। निपटने के बाद भी इनकम टैक्स वालों को थोड़े सबर नहीं है, कहें नहीं नहीं भैया कमा के गया है,
पैसा था, अगर मान लो निपटना ही था तो 1/4/24 को निपट जाते ही। कमा के गए हैं तो टैक्स चाहिए चाहिए, उस साल कमाई पे इनके लड़के बच्चों को टैक्स भरना पड़ेगा। अब पिछली क्लास में पढ़ा था, कैंसर लड़के बच्चा ना हो तो इनकी प्रॉपर्टी तो होगी ना, सारे बैंक अकाउंट लेके भाग तो नहीं गए होंगे पैसा लेके मरे, ऐसा तो नहीं ना होगा। बैंक अकाउंट यही होगा, जमीन जायदाद नहीं होगी, गवर्नमेंट उससे पैसा वसूल लेगी अपने टैक्स का। उसके बाद अगर लिख के गए होंगे बिल वगैरह कि किसको देना है, तो टैक्स देने के बाद उनको दे दिया जाएगा पैसा। वो नहीं लिख के गए तो गवर्नमेंट अपने में ले लेगी, और क्या है। ऐसे होता है प्रैक्टिकली लाइफ में। तो आई थिंक ये टाइप ऑफ पर्सन भी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं, अभी बताना बाकी है कि 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं कौन कौन से। सैलरी, यही 5 लिखेंगे, ठीक है। और इन पांचों हेड के सम को क्या बोलते हैं। लेकिन इन पांचों हेड के सम तो करेंगे, साथ ही में यहाँ क्लबिंग होगी तो इन पांचों हेड के साथ में वो भी इनकम जोड़ेंगे। और माइनस करते हैं क्या, अगर कुछ सेट ऑफ करना होता है तो प्लस माइनस करना होता है क्लबिंग और सेट ऑफ को। सेट ऑफ होगा तो लॉस सेट ऑफ करोगे तो माइनस हो जाएगा इनकम में से, तो किसी और इनकम प्लस होगी तो जोड़ देंगे, बच्चे की इनकम जोड़ना पड़ेगा। तो इनके अलावा प्लस माइनस और करने पड़ेंगे, क्या, क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ। तो फिर निकल के आएगी क्या आपकी GTI। यही चीज फिर से बनी है यहाँ कि पांचों हेड का पैसा लिखो और जोड़ दियो तो क्या बन जाएगा GTI। डिडक्शंस माइनस कर दोगे 80C से लेके 80U तक के, तो फिर क्या आ जाएगी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। तो बता ही चुके हैं सारी बातें। तो यही फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट से आपको क्या करना है, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी यानी कि निकालनी। तुम कहोगे इतना बड़ा आसान है, अरे आसान तो बहुत होता है, लेकिन ये सब देगा थोड़ी ना तुमको। ये सब ऐसे गिवन होता तो आसान काम हो जाता, लेकिन ये सब देगा नहीं। पहले ये तुम स्वयं निकालोगे फिर यहाँ लिखोगे, समझ लो ऐसा नहीं होता। वैसे ही पहले ये स्वयं निकालोगे फिर यहाँ लिखोगे। तो ये सब जो 3 3 बिंदु दिख रहे हैं, ये हम लोग को स्वयं कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और अगर सब कुछ दे दिया तो सेकंड क्लास का बच्चा भी सवाल लगा देगा, समझ लो। यहाँ तक की बात समझ आएगी। अब एक बात समझना, ये जो GTI आती है इसको जितना आता उतना लिखते हैं, लेकिन इस टोटल इनकम को राउंडिंग ऑफ करके लिखना पड़ता है। कैसे लिखते हैं, राउंडिंग ऑफ करके। मान लीजिए ये टोटल इनकम आ गई आपकी 2,81,503 रुपए 55 पैसा। समीक्षा बताओ अभी तक कितना लिखे यहाँ पे। बात तुम्हारी सही है, लेकिन ऐसे इनकम टैक्स में नहीं होता। सुन तो लो, इन लोग को पता नहीं ना, पता कर ले दो। इनकम टैक्स में जो आपने राउंडिंग ऑफ किया उसको बोलते हैं 1 रुपए के मल्टीपल में राउंडिंग ऑफ किया है, समझ लो। यानी 1 रुपए से जो छोटा पार्ट है उसको या तो 1 रुपया बनाओगे या तो उसको चवन्नी कर, मतलब जीरो कर दोगे। जैसे यहाँ 45 पैसा लिखा होता तो तुम कह देते जीरो जीरो कर देंगे, यही 55 लिखा था तुम यहाँ कर दो 4 कर देंगे। इसको बोलते हैं 1 रुपए के मल्टीपल में राउंडिंग ऑफ करना। इनकम टैक्स में 10 रुपए के मल्टीपल में राउंडिंग ऑफ होती है। कितने रुपए के मल्टीपल में होती है, 10 रुपए के मल्टीपल में। तो अगर यहाँ लिखा होगा 301 रुपया 55 पैसा तो इसको सीधा 300 कर देंगे। 1 रुपया 55 पैसा है ना, 5 रुपए से कम का पार्ट होगा तो उसको इग्नोर करेंगे, और 5 रुपए या उससे ज्यादा का पार्ट होगा तो उसको 10 रुपए बना देंगे, ठीक है। जैसे मान लो लिखा हो 306 रुपए आखिरी में, तो इसको आपको क्या करना है 310 कर देना। 302 लिखा होगा तो फिर 300 कर देना। 5 रुपए से छोटे पार्ट को इग्नोर करके 0 0, और 5 रुपए से बड़े पार्ट को 10 बना देना है। मतलब इनकम टैक्स चिल्लरों पे काम नहीं करता, ये नहीं एक्सेप्ट होते हैं वहां, ठीक है। 10 की नोट के मल्टीपल में चाहिए उनको। तो जो एक इनकम आती है इसको क्या करते हैं, टोटल इनकम। इसको नहीं करते, इसको जितना आया है, अगर 306 आया तो उतना ही लिखेंगे। इसको हमेशा क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं, किसमें, 10 रुपए के मल्टीपल में। और एक बात और सुन लो,
ऐसे ही 2 टाइप के टैक्स निकले थे, एक ग्रॉस का टैक्स और एक ग्रॉस टैक्स को राउंडिंग ऑफ नहीं करते हैं, और नेट टैक्स को भी 10 रुपए के मल्टीपल में राउंडिंग ऑफ करके लिखते हैं। अब जो आप ये इनकम राउंडिंग ऑफ करते हो, इसका सेक्शन है 288A। ये सेक्शन कहता है कि टोटल इनकम को 10 रुपए के मल्टीपल में राउंडिंग ऑफ करके लिखना है। बेटा बातचीत नहीं करो पीछे। और जो नेट टैक्स आता है, एक सेक्शन है 288B, वो कहता है कि नेट टैक्स को आपको 10 रुपए में राउंडिंग ऑफ करके, दो सेक्शन याद होना चाहिए। 288 क्या कहता है कि टोटल इनकम को 10 रुपए के मल्टीपल में राउंडिंग ऑफ करना है। 288B क्या कहता है कि नेट टैक्स को 10 रुपए के मल्टीपल में राउंडिंग ऑफ करना। इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या क्या है। जीटीआई आती है 5 हेड का सम, ठीक है, जबकि जो टोटल इनकम होती है वो जीटीआई में से डिडक्शन माइनस करने के बाद आता है। टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के काम में आती है, जबकि जीटीआई पे कोई टैक्स नहीं पड़ता। टैक्स किसे पड़ता है हमेशा? टोटल इनकम में भी बताया था हमने। जीटीआई को राउंडिंग ऑफ नहीं करना होता, जबकि टोटल इनकम को राउंडिंग ऑफ करना होता है 288A सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद करंट ईयर के लॉसेस वगैरह ब्रॉड फॉरवर्ड को एडजस्ट करके ही जीटीआई निकालते हैं, जबकि टोटल इनकम में कोई एडजस्टमेंट नहीं करने होते हैं। जीटीआई से कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, जिनको 80C से 80U डिडक्शन बोल रहे थे, उन्हीं को डिडक्शन चैप्टर 6A भी कहा जाता है। डिडक्शन चैप्टर 6A, या फिर बोले 80C से लेके 80U वाले डिडक्शन। तो इसमें डिडक्शन माइनस होते हैं, जबकि इसमें डिडक्शन माइनस नहीं होते, माइनस करने के बाद ही आता है। तो फालतू बनावटी डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। इसके बाद जो हमने स्टेप बताए थे वो भी लिख के दिए गए हैं। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, फिर आपको पांचों हेड की इनकम्स निकालना है। जब पांचों हेड की इनकम निकालोगे तो क्लबिंग का इम्पैक्ट देंगे। जैसे बहुत ध्यान समझना, हमारे बच्चे की 1 लाख इनकम हुई थी, लेकिन वो 1 लाख इंटेस इनकम थी, और इंटेस आता है किसमें? अदर सोर्स में। तो 1 लाख जुड़ेगा लेकिन मेरी अदर सोर्स वाले इनकम में, समझ रहे हो? तो जो क्लबिंग होती है वो हेड वाइज होती है। यही बच्चे की मान लो रेंटल इनकम होती, बच्चे के नाम पे मकान खरीद देते, किराया उठा देते, तो मेरी हाउस होल्ड इनकम में जुड़ती है। तो इनकम की जो क्लबिंग होती है वो हेड वाइज होती है। सैलरी इनकम होगी तो सैलरी में क्लब करेंगे, एचपी होगी तो एचपी में क्लब करेंगे, ऐसे। इसके बाद इनका क्या करेंगे? एग्रीगेशन, मतलब सम। और जब सम करोगे तो आपको क्या करना है? सेट ऑफ वाले चैप्टर का भी ध्यान रखना है। एग्रीगेशन कर देंगे, जीटीआई आ जाएगी, फिर डिडक्शंस कैलकुलेट करेंगे 80C से लेके 80U तक, फिर उनको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल इनकम। फिर उस टोटल इनकम को राउंडिंग ऑफ करेंगे 10 रुपए के मल्टीपल में, फिर टैक्स निकालेंगे, ठीक है। टैक्स एनुअली चार्ज होता है, रेट फाइनेंस एक्ट में लिखे जाएंगे, फलाना धमाका लिखा हुआ है, देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। इसको मानने के बाद रिबेट माइनस होती 87A की, ठीक है। तो देखो बेटा, टैक्स निकालने का नियम क्या है, इधर देखो बेटा। पहले मैं निकालूंगा टैक्स किस पे? टोटल इनकम पे, ऐसे। फिर माइनस होती है इसके अंदर क्या? कब माइनस होगी, कब नहीं माइनस होगी, कितनी माइनस होगी, वो पढ़ेंगे बाद में। पहले यहां तक की गाड़ी तो पहुंच जाए एक बार। रिबेट माइनस होता है, और यही सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज ऐड तब होता है जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाए। रिबेट तब मिलता है जब आपकी इनकम 5 लाख या उससे नीचे रहे। जब 5 लाख से नीचे होगा तो रिबेट अप्लाई होगी, 50 के ऊपर जाओगे तो क्या अप्लाई होगा? सरचार्ज। तो इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। इसके बाद 4% जोड़ा जाता है एजुकेशन सेस। तब जब भी टैक्स लिया जाएगा 4% एक्स्ट्रा। और इस सेस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है एजुकेशन सेस, एक होता है हेल्थ सेस। एक होता है क्या? एजुकेशन सेस, और एक होता है हेल्थ सेस। 4% गवर्नमेंट एक्स्ट्रा लेती है टैक्स के नाम पे, उसका प्रयोग करती है सरकारी अस्पतालों में, प्राइमरी स्कूलों में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 4% आपको फिक्स है, 4% लगेगा। इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाता है क्या आपका? ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी। इसके बाद इसमें से एडवांस टैक्स, टीडीएस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट टैक्स लाइबिलिटी, और इसको 10 रुपए के मल्टीपल में राउंडिंग ऑफ कर देंगे एज पर सेक्शन 288B। तो फिर वो टैक्स जमा करना है।
यही स्टेप आगे मिलेंगे आपको। रिबेट माइनस करेंगे, सरचार्ज जोड़ेंगे, सेस जोड़ेंगे, फिर एक रिलीफ रिलीफ होती 86, 89, 90, 98 की, वो सब होती, वो सब माइनस करेंगे। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स वगैरह माइनस करेंगे, फिर टैक्स निकल के आएगा, उसको 10 रुपए के मल्टीपल में राउंडिंग ऑफ कर देंगे और इतना टैक्स मुझे ऑनलाइन पे कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, यहाँ तक का काम करने के लिए 12 स्टेप्स सीखने हैं हम लोग को। यही भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, वही यहाँ लिख के दिया गया, कोई नई बात इसके अंदर नहीं है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। थोड़ी और बेसिक बातें दिखा देते हैं जिससे आपको आगे का, वरना कल फिर हम लोग चालू करेंगे नया चैप्टर बढ़िया रेजिडेंशियल स्टेटस, मस्ती से उसको पढ़ेंगे, अभी नहीं चालू कर रहे हैं। अभी दिखा देते हैं आपको ओवरलुक, जिससे आपको चीजें समझ में आना चालू हो जाए, कल से फ्रेमवर्क डिजाइन हो जाए। रेजिडेंशियल स्टेटस तो जो जान लेंगे 2 क्लास का है, कल परसों में निपट जाएगा, वो इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, तो 2 क्लास में निपट जाएगा। ठीक है, वो हम लोग पढ़ लेंगे कल की क्लास में, मतलब संडे परसों, वो मोस्ट प्रॉब्ली 2 दिन में वो निपट जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद आएंगे हम लोग सैलरी में। सैलरी में अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूर्णतया क्या होती हैं, फुल्ली टैक्सेबल। मतलब 1 रुपए की बेसिक सैलरी मिलेगी, 1 रुपए लिखेंगे, 50,000 की मिलेगी 50,000 लिखेंगे, 50 लाख मिलेगी 50 लाख लिखेंगे, कोई माफी नहीं है इसमें। इसके अलावा कुछ मिलते हैं अलाउंसेस, कुछ मिलते हैं परक्यूजर्स, कुछ मिलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। अलाउंसेस मतलब एक नहीं है, अकेले नहीं है, ग्रुप है सारे अलाउंसेस का। ठीक है, अलाउंसेस होते हैं बहुत टाइप के, समझ रहे हो। कुछ अलाउंसेस होते हैं, जब पढ़ेंगे पता चलेगा, कुछ अलाउंसेस होते हैं फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, जितने रुपए दे रखा होगा सवाल में पूरा लिखना है आपको, यहाँ कम ज्यादा नहीं करना। 20,000 लिखा 20,000 लिखो, 1 लाख लिखा 1 लाख लिखो। लेकिन कुछ अलाउंसेस तो याद करने पड़ेंगे कि कौन से अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, फिर कुछ अलाउंसेस होते हैं फुल्ली एग्जाम, सवाल में दे रखा होगा लेकिन तुम्हें नहीं जोड़ना है यहाँ, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं पड़ता। कुछ होते हैं पार्टली, थोड़ा एग्जाम थोड़ा टैक्स, वही पढ़ने पड़ेंगे कौन कौन से हैं पार्टली वाले, उनका पार्ट कैसे निकालेंगे, कितना एग्जाम होगा कितना, ये सब पढ़ेंगे हम लोग भैया। अलाउंसेस जब पढ़ेंगे तो कुछ फुल्ली एग्जम्प्टेड हैं, कुछ पार्टली एग्जम्प्टेड हैं, कुछ क्या है आपके फुल्ली टैक्सेबल। ऐसे परक्यूजिट भी बहुत साइड के होते हैं, सबका अलग अलग हिसाब किताब, इसका हिसाब किताब ये है, इसका हिसाब किताब ये है, इसका हिसाब किताब ये है, सबके अलग अलग हिसाब किताब है, तो खत्म नहीं हुए, चल ही रहे परक्यूजर्स। एक परक्यूजर कार वाला जिसके लिए एक पन्ना भरना पड़ गया, एक है मूवेबल एसेट जिसके लिए आधा पन्ना भरना पड़ गया है, एक है आरएफए जिसके लिए एक और पन्ना भरना पड़ गया है, मेडिकल फैसिलिटी है उसके लिए और आधा पन्ना है, एलटीसी है आधा पेज और है, पीएफ है आधा पेज और है। इसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट में है ग्रेचुटी, पेंशन, टेंशन, समझ रहे हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिट्रीटमेंट, कंपनसेशन, एक पन्ना ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सैलरी से मिलते हैं कुछ डिडक्शंस, ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो जाके निकल के आएगी सैलरी इनकम। तो जो इतना छोटा सा दिखाया गया है ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 1-1.5 क्लासेस लग जाएंगी, जब सारे अलाउंसेस पढ़ लोगे डिटेल में तो अलाउंसेस का ट्रीटमेंट करना आपको आएगा। ऐसे ही 2 क्लासेस लगेंगी सारे परक्यूजर्स को, 2 ढाई 3 क्लासेस, जिसमें सारे परक्यूजर्स का ज्ञान बटोरोगे, फिर आपके अंदर ज्ञान आएगा, फिर ये वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगी। ऐसे 1 क्लास लगेगी रिटायरमेंट बेनिफिट को कैलकुलेट करने में, फिर ये ज्ञान आएगा तो आपकी गाड़ी यहाँ तक पहुंचेगी। फिर आप पढ़ोगे डिडक्शन 3 ठोरे छोटे 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 नन्हे मुन्ने। ठीक है, तो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी निकल के आएगी, और यही इनकम फ्रॉम सैलरी देखना भी तफरी, यही इनकम फ्रॉम सैलरी आपने लिखी थी कहाँ पे, ये वाला पैसा। ठीक है, यही आपकी क्या इनकम फ्रॉम, इसके लिए 7-8 पेजेस रीड करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तब आपको इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना आएगा। हल्का हल्का ओवरलुक ले लो, ज्यादा टेंशन नहीं दे रहे हैं अभी आपको, हल्का हल्का बता रहे हैं सिर्फ, क्योंकि उसी इंटेंशन के साथ बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी ना आपको, इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
सैलरी जैसे चैप्टर में इतनी ज्यादा बातें हैं कि इतनी बातें आपको याद रहे, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना है इधर बोर्ड पे। कितने दिखे? 46। रुक तो जाओ, अभी और है। 46 और 14 और कितने हो गए? 60 सवाल तो हमने अपने मॉड्यूल में डाल रखे। इतने तुमने कर लिए सवाल अगर कायदे से, तो सैलरी का कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो तुम ना लगा पाओ। ठीक है, वरना तुम्हारे मॉड्यूल में भी करीबन 30 30 40 40 सवाल दे रखे हैं। और इतने सफिशियंट जितने चाहिए क्वेश्चन उतने क्वेश्चन डाल रखे हैं। इतना क्वेश्चन कर लोगे बहुत इन मोर देन इनफ हो जाएगा, सारी बातें याद हो जाएंगी। लेकिन जब तक सैलरी हम लोग पढ़ेंगे, सैलरी पढ़ते पढ़ते अगर मान लो 5 6 क्लास में सैलरी जाएगी, तो पढ़ते पढ़ते ही 5 6 बार रिवीजन हो जाना चाहिए सैलरी का। क्यूमुलेटिव बेसिस पे रिवीजन करके आना पड़ेगा आपको टैक्स के क्लासेस में, कि पहले दिन सैलरी पढ़ाए, पहले दिन का रिवाइज करना है, अगले दिन फिर सैलरी पढ़ाए, अगले दिन घर जाके 2 दिन का रिवाइज करके आना है, तीसरे दिन सैलरी पढ़ाए, अगले दिन तीनों दिन की सैलरी रिवाइज करके आना है। ऐसे क्यूमुलेटिव बेसिस पे रिवीजन करना पड़ेगा, तब टैक्स आपको अच्छी लगेगी। समझ लो, जब अच्छी लगेगी तो पढ़ोगे, पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा। तो इंटेंशन पहले दिन से क्लियर करा दे रहे हैं कि टैक्स में बहुत ज्यादा पेशेंस की, बहुत ज्यादा रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे ये कंटेंट तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाए, रिटेन हो जाए। इन सबको बोलते हैं हम लोग प्रोविजन। टैक्स का सवाल वही बंदा लगा सकता है जिसको प्रोविजन दिमाग पर रिटेन, प्रोविजन रिटेन नहीं होंगे सवाल नहीं लगा। चलो आगे चलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐसे निकाली जाता है, बड़ा छोटा सा फॉर्मेट है ना मुन्ना। पहले जीएवी लिखेंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, एनएवी आ जाएगी, छोटे छोटे 2 डिडक्शन माइनस कर देंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो यही पैसा था जो यहाँ लिखे थे, ये वाला इतना गोले में। ये पैसा निकालने के लिए फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इस फॉर्मेट में देगा कुछ नहीं, सब तुम्हें निकालना है। तो सबसे पहले तुम जीएवी स्वयं निकालोगे। जीएवी निकालने के अपने वर्किंग नोट है, अलग अलग केसेस में जीएवी अलग अलग तरीके से निकलती है, ये सारे केसेस पढ़ेंगे तो फिर आपको जीएवी निकालना आएगा। जो म्युनिसिपल टैक्सेस कम माइनस होगा, कितना माइनस होगा, कैसे माइनस होगा, वर्किंग नोट पढ़ेंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करना आएगा। उसके बाद डिडक्शन सीख लोगे, ये सब आ जाएगा, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी। एचपी छोटा चैप्टर है, 2 3 क्लास में निपट जाता है। सैलरी बड़ा चैप्टर है, 6 7 क्लासेस लगती है उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर भी 30 अराउंड 30 क्वेश्चन डाले होंगे मैंने, मोटे मोटे 30 31 32 सवाल होंगे, वो सब लगाएंगे अपना मस्ती से। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे क्या हम लोग, पीजीबीपी। अब व्यापार होगा तो ये फॉर्मेट लगेगा, प्रोफेशन होगा तो ये फॉर्मेट लगेगा। समझ लो, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार ऐसी चीज है जिसमें आदमी उलूल जुलूल के खर्चे डाल सकता है। भाई पीएल तुम ही बनाते हो, ट्रेडिंग तुम ही बनाते हो, आलतू फालतू खर्चे अगर डाल दिए तो नेट प्रॉफिट तो निकालोगे कम। ये मेंटेलिटी होती है लोगों की, समझ लो, मतलब सबकी ही होती है भाई, ऐसा कोई अलग वाली बात नहीं। इसलिए जैसे मान लो मिस्टर एक्स है, अब उनके लड़के की शादी होने वाली, मिस्टर एक्स का लड़का मान लो मिस्टर ए, तो उनके यहाँ लड़की वाले आए हैं अपना, तो मिस्टर एक्स जो है बढ़ा बढ़ा बताते हैं कि मिस्टर ए जो मेरा लड़का है उसका बहुत भारी भारी सा बिजनेस है, ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, बड़े से 3 4 लाख महीना कमाते हैं। तो वही आदमी क्या बना देता अपने लौंडे को, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, चाहे मजदूरी करके आते हो डेली, समझ लो, 1,000 रुपये मिलता है, फिर उस समय क्या बताएंगे कि ठेकेदारी करते हैं। तो कहेंगे मिट्टी उट्टी लगी, तो कहना ठेकेदारी करते हैं तो जमीन में तो रहना पड़ता है यार, मिट्टी उट्टी तो लगेगी लगेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। खुद मिट्टी नहीं लेगी, खुद काम नहीं करेंगे तो लेबर से कैसे काम करवा पाएंगे। समझा दी लड़की वालों को, समझ गए वो तो, समझ गए। और वही जब इनकम टैक्स वाले टैक्स लेने आए, कहने नहीं भैया हमारा लड़का कुछ नहीं कमा पाता, एकदम ये करो, एकदम गरीब बना बैठा है। अब ठेकेदार अगर असली में होगा तो कहता नहीं भाई हमारे मजदूरी करता, 1,000 रुपये डेली कमाता है बस,
10 साल मतलब 3 65 हुए, 5 पे टैक्स कहाँ पड़ता जो लेने चले आओ यहाँ, भगा देगा उसको। तो मतलब क्या होता है, कहीं बढ़ा चढ़ा के दिखाना होता है तो वही आदमी इनकम को चौगुना करके बताता है, कमाता है 1 लाख, बताता है चिल्लाता 4 लाख है। तो जब टैक्स देने की बारी आती है तो 1 लाख के 25 हजार कर देता है, उधर 4 से गुणा करता है, इधर 4 से भाग करता है, समझ रहे हो। तो इनकम टैक्स वाले भी समझदार हैं कि व्यापारी आदमी खुद ही बनाएगा तो आलतू फालतू खर्चे लिख देगा, तो इसलिए पीजीबीपी में ये बताया गया है कि कौन कौन से खर्चे अलाउ हैं, मतलब कौन कौन से खर्चे आप लिख सकते हो अपने पीएल में फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग टैक्स। या था बाकी पीएल कुछ भी बनाओ, बैंकों को दो, बैंकों को दो, इनको दो, उनको दो, उससे कोई मतलब नहीं। जब टैक्स भरने की बारी आएगी तो ये वाला पीएल किनारे रख के आना मेरे पास, जैसे हमने बताया है वैसे ही निकालना व्यापार का प्रॉफिट, उस पे लेके गवर्नमेंट टैक्स। तो पहले आपके क्या करते, ट्रेडिंग पीएल तो एकदम सेट असाइड करवा देती, कहती उसको रखो, अकाउंटिंग के हिसाब से बनाया तुमने, कंपनीज एक्ट पढ़ रखा, उसके नियम कानून के हिसाब से बनाया है। इनकम टैक्स का नियम कानून हम बताएंगे कि व्यापारिक इनकम कैसे निकाली जाती है, कौन कौन से खर्चे तुम्हें इजाजत देगा अलाउ करने का वो घटा सकते हो, जिनकी इजाजत नहीं देगा उनको घटा पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं, कौन कौन से अलाउ नहीं होते हैं। उसके लिए सेक्शन 30, 31, 32, ठीक है, 50, 32 के अंदर 32(1), 32(2), रूल 7A(B), 33 का AB, 33 का AB(A), 43A, 35, 36, 35 देखना भी कितना बड़ा है, 35 शुरू हुआ है, 35, 35, 35, 35, 35, 35, समझ लो, 35, 35, 35, ये 35, ये 35, उसके बाद 36 चालू होंगे, 36, ये सब 36 चलना है, 36 चलना है, 36 चलना है। फिर आएगा 37, फिर आएगा 37B, फिर आएगा 43, समझ लो। उसके बाद कुछ और ज्ञान आएगा, फिर आएगा सेक्शन 40। इससे पता चलेगा भैया व्यापार में कौन से खर्चे अलाउ होते हैं, कौन से खर्चे अलाउ नहीं होते हैं। जो अलाउ होते हैं वही आप घटा सकते हो पीजीपीपी इनकम निकालते समय, वो जो नहीं अलाउ होते हैं उनको नहीं घटाने दिया जाएगा। याद करना पड़ेगा, ऐसा पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ लिख के फिर तुम पीजीपी इनकम निकाल पाओगे। ओवरलुक दे रहे हैं आज केवल, एकदम हल्का हल्का बता रहे हैं। सबसे कोई अच्छा सब्जेक्ट हमें लगता है तो टैक्स है। बच्चे कहते हैं सर आप कॉस पढ़ा रहे थे, तो कहते हैं कॉस अच्छा है, तो टैक्स पढ़ा तो टैक्स अच्छा है। दोनों ही अच्छे लगते हैं हमें, कॉस भी सही लगता है, टैक्स भी सही लगता है। इसके बाद आता है कैपिटल गेन। अगर किसी कैपिटल एसेट को आपने क्या किया है, ट्रांसफर, तो होने वाले गेन को कैपिटल गेन कहा जाता है। कौन सी कैपिटल एसेट होती हैं, पढ़ना पड़ेगा। किसको ट्रांसफर करते हैं, पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल एसेट भी 2 टाइप की होती है, कब शॉर्ट टर्म कब लॉन्ग टर्म, पढ़ना पड़ेगा ये सब। तो कैपिटल गेन निकालने का अपना एक फॉर्मेट है, शॉर्ट टर्म का अलग है, लॉन्ग टर्म का अलग है, पढ़ना पड़ेगा क्या क्या माइनस होता है, क्या क्या प्लस होता है। तो ये सब वार्तालाप अपना होगा, ऐसे करके पढ़ेंगे एक एक चीजें डिटेल में, फिर आपको कैपिटल गेन निकालना आएगा। फिर आएंगे हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। कैपिटल गेन के अंदर डिडक्शन भी होते हैं, देखो कुछ चैप्टर वाइज डिडक्शन भी है। जैसे सैलरी इनकम निकालते समय कुछ डिडक्शन दिए जाएंगे, कुछ एचपी इनकम निकालते दिए जाएंगे, कुछ कैपिटल गेन निकालते समय दिए जाएंगे, कुछ अदर सोर्स, सारे हेड में भी डिडक्शन है। और फिर कुछ ग्रैंड डिडक्शन होते हैं जो जीटीआई से मिलते हैं। वैसे कैपिटल गेन में 6-7 डिडक्शन होते हैं, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। सेक्शन 54, 54B, 54EC, है ना, 54F, फलाना धमाका, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ऐसे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल के अंदर, तो ये सब आ पाएगा। फिर इसके सवाल लगाएंगे कुछ, ठीक है, कुछ 30-32 सवाल, 33, 34, 35 हो गए, 36 भी हो गया, तो कुछ 36 सवाल लगाएंगे, आ जाएगा। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पहले याद करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन से इनकम आती है, फलाना धमाका, ऐसे करके बहुत सारी इनकम है, 18-20, कैसे कैसे काम होता है वो सब आएगा। इनकम टैक्स वाले तो इतने बड़े वाले हैं कि अगर तुम रास्ते में जा रहे हो और कहीं तुमको 1 लाख का कोई बंडल मिल गया, वो भी इनकम बनवा देंगे। कहीं बड़ा पैसा पाए हो, कमाइए तुम्हारी, वरना फेंक दो वहीं पे, अपने घर क्यों ले गए तुम, कमाइए। कोई गिफ्ट भी देगा आपको, गिफ्ट भी दे दी, देख रहे हो, इनकम बनवा देगा।
ऐसे एग्जेम्प्टेड नहीं होती है। अब बच्चे तो गलती करते हैं, कैन गिफ्ट कैन एग्जाम्प्ट होती है। अरे गिफ्ट को समझने के लिए एक पन्ना पढ़ना पड़ेगा बेटा, कितना आसान होता गिफ्ट एग्जाम, कितना मक्खन जैसी बात हो जाती। एक पन्ना तो नहीं लिखना पड़ता, तो क्या लिख देते, गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होती है। हमेशा नहीं होंगे, कब होंगे, कब नहीं होंगे, कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, वो सब बवाल है भाई। इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा डिटेल के अंदर। पूरी एक क्लास 2 घंटे की चली जाती है खाली गिफ्ट को एक्सप्रेस करने में, ज्यादा तो समझ लो। ये सब पढ़ेंगे, फिर उसके सवाल लगाएंगे, समझ लो। अरे भी खत्म नहीं हुआ भाई खेल, तो समझ रहे हो हल्का हल्का भाई कि ऐसा कैसे चलना है। उसके बाद आएंगे क्लबिंग, क्लबिंग भी पढ़ेंगे, उसके सवाल भी लगाएंगे, क्लबिंग क्लबिंग कर लेंगे। चलो क्लबिंग में 3 पन्ने के नोट्स बनेंगे, वो यही बनवाए जाएंगे। 3 पन्ना देखो छोड़ रखा है हमने बनवाने के लिए, 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना, तो नोट बनवाएंगे क्लास के अंदर, फिर ये सब सवाल लग पाएंगे। सुन तो लो, अरे इधर देखो, फिर चैप्टर आएगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अरे ओवरलुक तो समझ लो बेटा, एकदम पढ़वाने मजा नहीं आएगा कल से। फिर सेट ऑफ के अंदर कौन कौन से लॉस किससे सेट ऑफ होते हैं वो सब यहाँ पढ़ने को मिलेगा थोड़ा थोड़ा। फिर अगर लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाए तो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे वो सब पढ़ने को पड़ेगा। तो ये सब पढ़ने के बाद कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे, छोटे 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 नन्हे मुन्ने, फिर जाके सब सवाल लग पाएंगे कौन से, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले। चलो यहाँ तक तो कर लिया, अब आगे समझो। उसके बाद डिडक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, उसके अंदर एटीसी में इतने सारे डिडक्शंस हैं, फिर एटी ट्रिपल सी, एटी सी सी डी, ठीक है, फिर एटी डी, एटी डबल डी बी, एटी यू, ठीक है, उसके बाद एटी डबल डी बी, एटी जी। एटी जी की कहानी 2 पन्ने की भाई। एटी ई, डबल ई, ई ए, ई बी, और ई सी नहीं डाले, एटी डबल जी ए, डबल जी बी, डबल जी सी, डबल जे डबल ए, टी टी ए, टी टी बी, क्यू क्यू बी, आर बी, एटीएम। ये केवल मुख्य मुख्य लिखे हैं, सुन तो लो, केवल मेन मेन लिखे तो ये हालात। और कहीं जो बिना मेन वाले वो भी लिखते तो 10-15 और होते अभी दुनिया में। ये सब पढ़ेंगे तो डिडक्शंस करना आ पाएगा। उसके बाद इंडिविजुअल का टैक्स कैसे निकाला जाता है, क्या क्या रिबेट मिलती है, कैसे कैसे मिलती है, तो उसके अपना पढ़ेंगे, और वो सब सवाल फिर लगा पाएंगे हम लोग मस्ती से ये सब। फिर एएमटी जो पढ़ लिए थे कि भैया अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो यहाँ बता दिए थे धीमे से, कितना निकाले थे यहाँ एएमटी हम, कितनी बताई थी यहाँ, 30। ये 30 ऐसे नहीं निकलता है, ये 1 पन्ना पढ़ना पड़ी है, उससे पता चलेगा एमटी कितनी निकल के आएगी। 1 पन्ने के नोट्स है प्रॉपर भाई। इसके बाद टीडीएस, इधर देखो इधर टीडीएस, इतने सारे सेक्शन टीडीएस के पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, कब किस पे टीडीएस कटता है, कब नहीं कटता, किस पे कटता है, फलाने पे कटता है। उसकी एक लिमिट भी है, इसके ऊपर होगा तो कटेगा, इसके ऊपर होगा नहीं होगा तो नहीं कटेगा, किस रेट से कटेगा, कहीं 10, कहीं 5, कहीं 2, कहीं 30, सब याद करना पड़ेगा। फिर एडवांस टैक्स वो सब लिखने पड़ेंगे, 1 पन्ने की कहानी, तो 5-10 पन्ने तो और ऐड कराएंगे, वो सब भी लिखने पड़ेंगे। ये है भैया इनकम टैक्स का ओवरव्यू, ठीक है। तो एक बार पूरा मेला जहाज पे बैठा के दिखा दिया है तुमको, समझ लो। अब एक एक दुकान पे विजिट कराएंगे धीमे धीमे करके। इधर से एंट्री होगी और कोने से एक एक दुकानें लगी होती ना मेले में, एक एक दुकान पे टहलते घूमते हर एक दुकान में घूमेंगे टहलेंगे 1.5 महीने तक, फिर जाके मेले से बाहर आएंगे। तब तुम्हारे हाथ में होंगे अपने मेले के 2 झूले, जो घर लेके आप जा पाओगे। ऐसे करना पड़ेगा, इतना ज्यादा कंटेंट है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, ठीक है। और ये पढ़ते पढ़ते याद करना है आपको, पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, जब तक दिमाग में रिटेन ना हो जाए बार बार पढ़ पढ़ के आना पड़ेगा ये सारे नोट्स, तब दिमाग में तुम्हारे होंगे रिटेन, और तब आएगा मजा, ठीक है। तो आज केवल हमने बेसिक बताया है इनकम टैक्स का,
और एक ओवरलुक दिया है पूरी जर्नी की, जो आगे के 1-1.5 महीने में चलेगी। यहां तक किसी के कोई सवाल हो अगर दिल में तो पूछ सकते हो, और सारे सवाल मर चुके हो तो फिर लॉ की क्लास के लिए जा सकते हो आप लोग। कल से हम लोग भैया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डीटी के अंदर। किसी का कोई सवाल जवाब हो पूछ सकता है, वेलकम है, सवाल होगा। सरेंडर कह रहे कल से पढ़ेंगे तब देखेंगे भैया, अभी तो कुछ नहीं हो पा रहा। चलो ठीक है बेटा, बाय बाय।